हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। एंड इस वीडियो के अंदर मैं आपको नीट पॉइंट ऑफ व्यू और साथ में बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू दोनों के तरीके से कराऊंगी। एंड एनसीईआरटी को पूरा एक्सप्लेन करा है, एक बहुत फास्ट तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन करा है। ईच एंड एवरी वर्ड इज एक्सप्लेन्ड। 13 के 13 चैप्टर्स के लिए आई एम गोइंग टू मेक द सेम वीडियो इसी तरीके से। और आपको एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करना है एंड लर्न करना है। एंड देन फॉर बोर्ड्स की अगर प्रैक्टिस करनी है तो पीवाईक्यू, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एग्जाम्पलर को प्रैक्टिस करना है। एंड अगर आपको नीट की भी प्रैक्टिस साइमल्टेनियसली करनी है तो आप पीवाईक्यू करना 10 to 30 ईयर्स जितना आप कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द इंट्रोडक्शन। ह्यूमंस जो हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, विविपेरस होते हैं। मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में रिमार्केबल डिफरेंस होता है। स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड मेन के अंदर कंटिन्यू रहती है बट वुमेन के अंदर रुक जाती है एट द एज ऑफ 50 ईयर्स, जिसे हम मेनोपोज भी कहते हैं। अगर हम इन सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की एक सीक्वेंस देखना चाहें तो सबसे पहले गमीटोजेनेसिस होगी, मेल में स्पर्म बनता है और फीमेल में ओवम बनता है। इंसेमिनेशन होगी यानी स्पर्म का ट्रांसफर होगा फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर। फर्टिलाइजेशन होगी यानी मेल गमीट और फीमेल गमीट का फ्यूजन होगा जिसकी वजह से जाइगोट बन जाएगा। देन इम्प्लांटेशन होगी, ये जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा और ये जाके अटैच हो जाएगा यूट्रस की वॉल साथ। फिर जेस्टेशन जो कि पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी है जहाँ पे एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है। और फिर पार्चुरेशन जो कि डिलीवरी ऑफ द बेबी होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पेल्विक रीजन के अंदर लोकेटेड होता है। पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आता है। टेस्टिस जो हैं वो बाहर सिचुएटेड होती हैं एब्डोमिनल कैविटी के एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम उसे बाहर क्यों रखता है? ताकि लो टेम्परेचर मेंटेन कर सके देन द बॉडी टेम्परेचर जो कि 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लेस होता है, विच इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स स्पर्मेटोजेनेसिस। टेस्टिस ओवल शेप की होती है, लेंथ 4 to 5 सेंटीमीटर, विड्थ 2 to 3 सेंटीमीटर, और ये कवर्ड होती है विद डेंस कवरिंग्स। एक टेस्टिस के अंदर आपको 250 कंपार्टमेंट्स मिलेंगे जिसको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल में आपको 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल मिलेंगी जो कि हाईली कोइल्ड होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर 2 तरीके के आपको सेल्स मिलेंगे। पहला स्पर्मेटोगोनिया जो कि मेल जर्म सेल है जिसने मियोटिक डिवीजन करके स्पर्म बनाना है। दूसरा सर्टोली सेल मिलेंगे जो नर्स सेल होते हैं। सर्टोली सेल ही नरिशमेंट देते हैं इन जर्म सेल्स को। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर के जो रीजन्स होते हैं इसको हम इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं। इसके अंदर ब्लड वेसल्स मिलेंगे, आपको लेडिक सेल्स मिलेंगे, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स मिलेंगे। लेडिक सेल्स का काम होता है सिंथेसाइज करना, सिक्रीट करना टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स जो कि एंड्रोजन्स हैं, फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन। मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो स्पर्म है बनने के बाद ट्यूबुली रेक्टी में जाती है, देन रीट टेस्टिस में जाती है जो कि नेटवर्क होता है, देन वासा फ्रेंचिया जो कि थिन होती हैं, देन एपिडाइडमिस वास डिफरेंस जो कि थिक होती हैं, उसके बाद एजैकुलेटरी डक्ट में जाती हैं, देन यूरेथ्रा में जाती हैं, एंड देन फाइनली यूरेथ्रल मीटर्स से वो पास हो जाती हैं बाहर। एपिडाइडमिस हर टेस्टिस के पीछे प्रेजेंट होता है, पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। वास डिफरेंस की बात करूं तो वास डिफरेंस असेंड करता है टू द एब्डोमेन और लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। असेंड करने का मतलब ऊपर जाता है। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो स्टोर भी करती है और ट्रांसपोर्ट भी करती है स्पर्म को। यूरेथ्रा आपका यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट करता है और थ्रू आउट द पेनिस एक्सटेंड करके एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मीटर्स पे जाकर ओपन अप होता है। पेनिस की बात करें तो वो मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है जो कि स्पेशल टिश्यू का बना हुआ है जो कि इरेक्शन ऑफ पेनिस में हेल्प करता है जिससे इंसेमिनेशन आपकी फैसिलिटेट होती है। देन यहाँ पे आपका डायग्राम में देखिए यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर यूरेटर, एंड देन यहाँ पर आपका टेस्टिस प्रेजेंट होता है, देन एपिडाइडमिस इसके ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद यहाँ से ये जो जा रही है असेंड्स टू द एब्डोमेन, लूप्स ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज योर वास डिफरेंस, देन दिस इज योर पेयर्ड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है। देन आपके पास दिस इज योर एजैकुलेटरी डक्ट आ जाती है। उसके बाद दिस इज योर सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि पेयर्ड नहीं है, एक ही होता है, सिंगल होता है।
देन आपके पास आता है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि पेयर्ड होता है। उसके बाद दिस होल इज़ योर यूरेथ्रा एंड दिस इज़ योर पेनिस। जो पेनिस का नीचे का एनलार्ज्ड पार्ट होता है उसे हम ग्लैंड्स पेनिस बोलते हैं, और जो उसके ऊपर का लूज फोल्ड ऑफ स्किन होती है उसे हम फोरस्किन कहते हैं। टेस्टिस का ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें तो बाहर डेंस कवरिंग है एज मेंशन, ट्यूनिका वेजाइनलिस बाहर की, अंदर ट्यूनिका एल्ब्यूजीनिया होती है। अंदर ये जो कंपार्टमेंट्स हमें दिख रहे हैं ये 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। हर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में ये हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल हैं जो कि 1 से 3 हैं, टोटल 750 हो जाती हैं। यहाँ से देखिए यहाँ पे बनती है स्पर्म, सबसे पहले यहाँ पे गई, दिस इज़ योर ट्यूबुली रेक्टी। उसके बाद इस नेटवर्क में जाती हैं विच इज़ रीट टेस्टिस। उसके बाद वासा फ्रेंशिया में एंड देन दिस एपिडाइडमिस में। उसके बाद वहाँ से वास डिफरेंस के अंदर जाती हैं। वास डिफरेंस से हमने देखा है सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन को लेके इजैकुलेटरी डक्ट में, और फिर यूरेथर से एंड देन यूरेथ्रल मीटस पे जाके ओपन अप हो जाती हैं। मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स की बात करें उससे पहले एक चीज़ और है। यहाँ पे हम ये देखेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम है। यहाँ पे आपको स्पर्मेटोगोनिया मिल जाएंगे जो कि सेल डिवाइड कर करके आपको फाइनली स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म देंगे, और बीच में ये जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस देख रहे हो यहाँ पे आपको इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल्स, इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स, ये सब कुछ मिलेगा। और ये जो आप डिफरेंट तरीके के सेल्स देख रहे हो दीज आर योर नर्स सेल विच आर सर्टोली सेल। अब बात करते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स की। अब जो रिलीज होता है वो सीमेन होता है ना कि स्पर्म्स। तो स्पर्म्स के अंदर सेमिनल प्लाज्मा जब मिल जाता है तभी हमारा सीमेन जो है वो बनता है। सेमिनल प्लाज्मा इन ग्लैंड्स का काम होता है, ये ग्लैंड्स का काम है सेमिनल प्लाज्मा को बनाना। तो पहला ग्लैंड आता है आपके पास सेमिनल वेसिकल जो कि पेयर्ड होता है, देन प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि सिंगल है, देन पेयर्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। इन सबकी सिक्रीशंस ही बनाती हैं सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा किस किस में रिच होता है? फ्रक्टोज, कैल्शियम और सर्टेन एंजाइम्स। आई रिपीट, फ्रक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम्स। सेमिनल प्लाज्मा का काम होता है न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है ये स्पर्म को, मोटिलिटी भी प्रोवाइड करता है और एक मीडियम भी प्रोवाइड करता है जिसमें स्पर्म मूव कर सके। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड का जो सिक्रीशंस होती हैं वो लुब्रिकेशन भी करती हैं पेनिस की, जिससे भी आपकी इंसेमिनेशन जो होती है वो फैसिलिटेट होती है। अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मैं बात करती हूँ तो इसमें पेयर ऑफ ओवरीज आती हैं अलॉन्ग विद द पेयर ऑफ ओविडक्ट्स यानी फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस आता है, सर्विक्स आती है, विजाइना आती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी आता है जो कि पेल्विस रीजन में लोकेटेड है। ये सारे चीज़ें, ये सारे पार्ट्स विद द मेमरी ग्लैंड, विद द पेयर ऑफ द मेमरी ग्लैंड, ये सब आपस में इंटीग्रेटेड होते हैं स्ट्रक्चरली और फंक्शनली, ताकि ये सपोर्ट कर सकें ये सारे प्रोसेसेस को, जैसे कि ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन, प्रेगनेंसी, बर्थ एंड द चाइल्ड केयर। ओवरीज प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन हैं जो कि प्रोड्यूस करेंगे फीमेल का गमीट, ओवम और स्टेरॉयड हार्मोन जिन्हें हम ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं। ओवरीज दोनों साइड्स पे लोकेटेड हैं, ये भी पेयर्ड होती हैं, लोअर एब्डोमिनल के दोनों साइड्स पे लोकेटेड होती हैं। हर एक ओवरी आपकी 2 to 4 सेंटीमीटर की होती है लेंथ के अंदर, और ये कनेक्टेड होती है पेल्विक वॉल और यूट्रस से बाय लिगामेंट्स, लिगामेंट्स से कनेक्टेड होती है। हर एक ओवरी के ऊपर हर एक ओवेरियन स्ट्रोमा को एनक्लोज करती हुई आपको थिन एपिथेलियम मिलेगी जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर से दिखाई है। एंड ओवेरियन स्ट्रोमा की बात करें तो इसका जो बाहर का पेरिफेरल रीजन होगा दैट इज कोल्ड एज कोर्टेक्स, और जो अंदर का इनर रीजन होगा दैट विल बी कोल्ड एज मेडुला। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर देखें तो इस डायग्राम में ये यूटरस है, यूटरस के बाहर दिस इज योर सर्विक्स एंड वेजाइना, और यहाँ पे आपका वेजाइनल ओपनिंग प्रेजेंट है, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस इज योर यूरेथ्रा, यहाँ पर यूरेथ्रा प्रेजेंट है, दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, दिस इज योर इरेक्टाइल टिश्यू विच इज क्लाइटोरिस, यहाँ पे लेबिया माइजोरा और लेबिया माइनोरा भी प्रेजेंट है, और ये जो पीछे देख रहे हो दिस इज रेक्टम एंड दिस ओपनिंग इज योर एनस। आई होप इट्स क्लियर। जो फीमेल की ओविडक्ट्स हैं यानी फलोपियन ट्यूब है, यूटरस है, वेजाइना है, ये सब मिलाकर एक्सेसरी डक्ट्स कहलाती हैं। फलोपियन ट्यूब 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ की होती है और एक्सटेंड करती है फ्रॉम द
पेरीफ्री ऑफ ईच ओवरी यानी आउटर पार्ट ऑफ द ओवरी से लेकर यूट्रस तक एक्सटेंड करती है फेलोपियन ट्यूब। जो पार्ट क्लोजर टू द ओवरी होता है वो एक फनल शेप्ड इनफंडिबुलम होता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरी के पास जो ये सारी फेलोपियन ट्यूब है, इसका जो सबसे पास वाला ये फनल शेप्ड की इनफंडिबुलम है, इसके ऊपर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विच इज फिम्ब्रे, जो कि सेकेंडरी oocyte को कलेक्ट करने में हेल्प करती है। देन एक वाइडर रीजन होता है विच इज कॉल्ड एज एम्प्यूला, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। और फिर जो आपका आता है थिन रीजन जिसका नैरो ल्यूमेन होता है, दिस इज कॉल्ड एज इस्थमस। ये आपका यूट्राइन फंडस कहलाती है, ये आपकी यूट्रस की कैविटी कहलाती है। यूट्रस की 3 लेयर्स होती है, अंदर की एंडोमीट्रियम, बीच की मायोमीट्रियम, बाहर की पेरीमीट्रियम। एंडोमीट्रियम जो है वो साइक्लिक चेंजेस के थ्रू जाती हैं थ्रू द मेंस्ट्रुअल साइकिल, और मायोमेट्रियम यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस में हेल्प करती है। पेरीमीट्रियम आपकी आउटर मोस्ट लेयर होती है। दिस इज योर सर्विक्स, और ये सर्वाइकल केनाल होती है विच इज़ वेरी थिन एज कम्पेयर टू द विजाइनल केनाल। ये विजाइनल केनाल है और ये आपकी विजाइना होती है। आई होप इट्स क्लियर। कलेक्शन ऑफ ओवम के अंदर ये फिम्ब्रे हेल्प करते हैं, और एक वाइडर रीजन होता है एम्प्यूला जो कि फर्टिलाइजेशन करता है, और इस्थमस का नैरो ल्यूमेन होता है जो कि यूट्रस से ज्वाइन करता है फेलोपियन ट्यूब को। यूट्रस सिंगल होती है और उसको हम वूम्ब भी कहते हैं। इन्वर्टेड पियर शेप की होती है, लिगामेंट्स से सपोर्टेड है, पेल्विक वॉल से अटैच्ड है। यूट्रस जो है वो वेजाइना में जाके ओपन होती है थ्रू अ नैरो सर्विक्स, यानी यूट्रस देन सर्विक्स देन वेजाइना। इन दोनों की केनाल को मिलाकर हम बर्थ केनाल भी कहते हैं, यानी सर्वाइकल केनाल प्लस वेजाइनल केनाल इज इक्वल टू योर बर्थ केनाल। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर। जो यूट्रस की वॉल है उसमें 3 लेयर्स हैं, पेरी, मायो और एंडोमीट्रियम, 3 थिक लेयर्स हैं। पेरीमेट्रियम जो होता है वो एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन होती है, और मायोमेट्रियम जो होती है वो थिक होती है और लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स है जो कि कंट्रैक्शन कराएगी। एंडोमेट्रियम आपकी ग्लैंडुलर लेयर होती है अंदर की, जो कि साइक्लिक चेंजेस के थ्रू जाती है। आई होप इट्स क्लियर। देन फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो एक कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है जो कि मोन्स प्यूबिस है, जिसके ऊपर फैट और साथ के साथ प्यूबिक हेयर प्रेजेंट होते हैं। नीचे आ जाएं अगर हम, तो ये बाहर की जो लिप लाइक फोल्ड्स होते हैं, दिस इज योर लेबिया मेजोरा, एंड जो अंदर के लिप लाइक फोल्ड्स है दिस इज योर लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पे आपको मिल जाएगा क्लाइटोरिस जो कि इरेक्टाइल टिश्यू होता है। यहाँ पे आपको ऊपर मिलेगी यूरेथ्रल ओपनिंग, नीचे मिलेगी आपको वेजाइनल ओपनिंग। वेजाइनल ओपनिंग जो होती है वो पार्शली कवर्ड होती है हाइमेन के से। वो हाइमेन यूजुअली लाइफ के अंदर फिर बाद में टोर्न आउट भी हो जाता है। देन यहाँ पर आपको मिलेगी यूरेथ्रल ओपनिंग के नीचे पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड जो कि लेसर वेस्टिबुलर ग्लैंड है, और यहाँ पर इसकी साइड पे वेजाइनल ओपनिंग के साइड पे आपको बार्थुलिन ग्लैंड मिलेंगे जिसे हम ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड भी कहते हैं, एंड इस वाले पार्ट को हम वेस्टिब्यूले कहते हैं। ये जो पार्शली कवर्ड होती है ये हाइमेन से कवर्ड होती है, और यहाँ पे आपको एनल ओपनिंग मिल जाएगी। मोन्स प्यूबिस कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है जो कि स्किन प्यूबिक हेयर से कवर्ड है। लेबिया मेजोरा फ्लैशी फोल्ड्स हैं। लेबिया माइनोरा अगेन पेयर्ड फोल्ड्स है जो कि अंदर प्रेजेंट है लेबिया मेजोरा के भी। पार्शली कवर्ड वेजाइना को कौन करता है, हाइमेन। क्लाइटोरिस टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि इरेक्टाइल टिश्यू का होता है, जो कि अपर जंक्शन पे लाई करता है टू लेबिया माइनोरा के यूरेथ्रल ओपनिंग के ऊपर। हाइमेन जो है यूजुअली फर्स्ट कोइटस के टाइम पे ही टोर्न आउट होता है, फर्स्ट इंटरकोर्स पे, बट वो वैसे जनरली भी टोर्न हो सकता है, टूट सकता है अगर सडन फॉल हो, इंसर्शन हो वेजाइनल टेम्पोन का, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो स्पोर्ट्स के अंदर। और कभी कभी हाइमेन जो है वो परसिस्ट करता है यानी टूटता नहीं है इवन आफ्टर द कोइटस। तो जो प्रेजेंस और एब्सेंस है हाइमेन की वो एक रिलायबल इंडिकेटर नहीं है वर्जिनिटी का या फिर सेक्सुअल एक्सपीरियंस का। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हमें देखने को मिलते हैं मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के बारे में क्या है, फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड जो है वो फीमेल मेमल्स का कैरेक्टरिस्टिक है। मेमोरी ग्लैंड आपका पेयर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है और वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट प्रेजेंट होता है। जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है उसको 15 से 20 मेमोरी लोब्स के अंदर डिवाइड करा गया है, जिसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं जो कि मेमोरी एल्वियोलाई होते हैं।
ये एल्व्यूलाई मिल्क को सेक्रीट भी करते हैं और स्टोर भी करते हैं अपनी ल्यूमेन, अपनी कैविटी के अंदर। एल्व्यूलाई जो है वो ओपन अप करता है देन इन द मेमोरी ट्यूब्यूल्स, कई सारी मेमोरी ट्यूब्यूल्स बना के मेमोरी डक्ट बनाती हैं और फिर वो एक वाइडर मेमोरी एम्प्यूला बनाती हैं एंड देन वो लेक्टिफेरस डक्ट बनाती हैं। लेक्टिफेरस डक्ट के बाद निपल आता है जहाँ से आपका मिल्क एक्सप्रेस या फिर सक किया जा सकता है। यही डायग्राम में है, दीज आर रिब्स, दीज आर मसल्स बिटवीन रिब्स, और ये पेक्टोरलिस मेजर मसल होती है, ये फैट है एंड देन ये वही सारी चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। ये आपका निपल है, निपल के आसपास का जो डार्कर रीजन होता है उसे हम एरियोला कहते हैं। अब आते हैं गमीटोजेनेसिस पे। पहले हम मेल्स की बात करते हैं। मेल्स में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होती है जिनका काम होता है स्पर्म बनाना। अब जो ये प्रोसेस है स्पर्म बनाना, इसी को हम गमीटोजेनेसिस कह रहे हैं। सबसे पहले स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं और फिर वो मियोसिस 1 करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं, फिर वो मियोसिस 2 करके स्पर्मेटिड बनाते हैं। अब स्पर्मेटिड इतना ज़्यादा मेच्योर नहीं होता, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, वो डिफ्रेंशिएशन करके मेच्योर होके आपकी फाइनल स्पर्म बनाते हैं। अब अगर मैं बात करूं, ये आपका 2n यानी डिप्लॉयड होता है और कंटेंट भी 2 होता है। जब माइटोसिस होता है तो फिर ये 2n पर कंटेंट डबल हो जाता है। फिर ये जब मियोसिस 1 होता है तो ये भी हाफ एंड ये भी हाफ हो जाता है। मियोसिस 2 में आपका कंटेंट भी हाफ होके नॉर्मल हेप्लॉयड सेल आपका बन जाता है। अब यहाँ पे ये डबल है कंटेंट जितना है तो फिर डायड स्टेज, यहाँ पे भी डबल है तो डायड बाकी जगह पे सेम है, जितना n है उतना ही c है तो मोनाड स्टेज आ जाता है। जो लास्ट स्टेप होता है जहाँ पे स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है उस स्टेप को हम स्पर्मियोजेनेसिस कहते हैं, और जो टोटल स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म का बनना उसे हम स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, जो कि प्यूबर्टी पे ही शुरू होता है। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म्स का बनना इज स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मेटिड से स्पर्म यानी आखिरी स्टेप ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इज स्पर्मियोजेनेसिस। और यही जो स्पर्म बन जाती है ये एम्बेडेड यानी ये सर्टोली सेल में जाके एम्बेडेड हो जाती है, और फिर जब वो सर्टोली सेल उसे जब रिलीज करता है जब उसकी ज़रूरत होती है, यानी जब वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलती हैं थ्रू ट्यूबुली रेक्टी, रीट, टेस्टिस, देन वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डिफरेंस, जो भी आपका फ्लो था, जब ये फ्लो बाहर शुरू हो जाता है, रिलीज हो जाता है यहाँ से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, इसी को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा, अब ऐसा क्या हो रहा है कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो प्यूबर्टी पे ही स्टार्ट हो रही है। तो प्यूबर्टी पे स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों स्टार्ट होती है? क्योंकि प्यूबर्टी पे GnRH जो कि एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन होता है, हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये जब इंक्रीज करता है तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करता है, एक्शन लेता है, जिससे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिम्युलेट कर देता है सिक्रीशन ऑफ 2 गोनाडोट्रोपिन्स जो कि LH और FSH होते हैं, ल्यूटनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का काम होता है वो लेडिंग सेल्स पे एक्ट करती हैं, जिससे स्टिमुलेट होती है सिक्रीशन एंड सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन्स, जिससे कि आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाती है। FSH एक्ट करती हैं सर्टोली सेल पे, जो कि कुछ फैक्टर्स सिक्रीट करता है, जैसे कि खाना उन सारे मेल जर्म सेल्स का जिन्होंने इवेंचुअली आपके स्पर्म्स बनाने हैं, जिससे आपकी हेल्प हो जाती है स्पर्मेटोजेनेसिस में। यही यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है, स्पर्मेटोगोनियम था बन के प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन सेकेंडरी, देन स्पर्मेटेड, और फिर फाइनली स्पर्म बन जाते हैं। डिफरेंट जो सेल्स दिख रहे हैं ये सर्टोली सेल है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आता है आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर हेड आता है, नेक आता है, मिडिल पीस आता है एंड टेल आता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो एनवेल्प करता है सारी बॉडी ऑफ स्पर्म को, यानी पूरी बॉडी को कवर करता है। स्पर्म के हेड के पास एक लंबा एलोंगेटेड हेप्लॉइड न्यूक्लियस होता है, जो कि जिसका इंटीरियर पोर्शन जो है वो कवर्ड होता है बाय एक्रोजोम। एक्रोजोम उसके आगे वाला पोर्शन यानी एंटीरियर पोर्शन को कवर करता है। एक्रोजोम है होता क्या है बेसिकली, एक्रोजोम के पास बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड होते हैं जो कि हेल्प करते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं एक्रोजोम के अंदर जो एंजाइम्स पड़े हैं। एक्रोजोम एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। मिडिल पीस की बात करें तो उसमें कई सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं ताकि टेल जो है वो मूव कर सके, स्पर्म मूव कर सके और फर्टिलाइजेशन हो सके।
मेल जो है वो अबाउट 200 to 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरिंग वन कोइटस। नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए एटलीस्ट 60% ऑफ द स्पर्म जो रिलीज हो रही हैं उनकी नॉर्मल शेप एंड साइज होनी चाहिए, और उन 60% के 40% ऑफ देम शुड शो विगरस मोटिलिटी, अच्छी मोटिलिटी उनको शो करनी पड़ेगी। 60% की नॉर्मल शेप एंड साइज एंड 40% ऑफ देम शुड शो विगरस मोटिलिटी। जो मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स और ग्लैंड्स हैं उनका फंक्शन होता है कि वो एंड्रोजन्स को मेंटेन कर सके और इनको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि एंड्रोजन्स बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है एंड्रोजन्स से, कितना स्पर्म रिलीज हो रहा है, कैसे हो रहा है, बहुत कुछ। स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका पूरा हेड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कवर कर रहा है पूरी बॉडी को। ये एक्रोजोम है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज योर न्यूक्लियस जिसके अंदर क्रोमोसोम मटेरियल है। दिस इज नेक, दिस इज द मिडिल पीस, और ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है जो कि एनर्जी सोर्स दे रहा है। दिस इज द टेल, और ये आपका एंड पीस लास्ट में प्रेजेंट है। अब फीमेल की बात करते हैं। फीमेल के अंदर oogenesis होता है, विच इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द मेच्योर फीमेल गमीट फ्रॉम oogonia। oogonia से मेच्योर फीमेल गमीट का बनना। फीटल लाइफ में ये oogonia ग्रोथ फेज में जाके प्राइमरी oocyte तो बन जाता है, और जब इसके ऊपर एक लेयर ऑफ थीका सेल डेवलप हो जाती है तो हम इसे प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। अब ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये मियोसिस 1 जब करना शुरू करता है तो प्रोफेज 1 के डिप्लोटीन स्टेज में उसे अरेस्ट कर दिया जाता है। फिर जब प्यूबर्टी हिट होती है तो ये प्राइमरी फॉलिकल की मियोसिस 1 तो कंप्लीट होती है और साथ में उसके ऊपर कई सारे ग्रेन्युलोसा सेल आ जाते हैं और वो बना देता है आपका सेकेंडरी फॉलिकल। बट यहाँ पर अभी मियोसिस 1 कंप्लीट नहीं हुआ है, मियोसिस 1 कंटिन्यू हो रही है। जो यहाँ पे अरेस्ट हुई थी वो शुरू हो चुकी है, कंटिन्यू हो चुकी है, बट अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो इसलिए यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल में भी प्राइमरी oocyte ही होता है पर एक नया थीका आ जाता है। अब जब सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस 1 और आगे बढ़ती है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है मियोसिस 1 जब और आगे बढ़ती है तो आपका टर्जरी फॉलिकल बन जाता है। ये जो टर्जरी फॉलिकल है यहाँ पे भी प्राइमरी oocyte ही होता है। जो मियोसिस 1 कंप्लीट हो रही है ना वो बेसिकली टर्जरी फॉलिकल में ही कंप्लीट होती है। टर्जरी फॉलिकल में होता क्या, हम कैसे बोलते हैं, एंट्रम डेवलप हो जाता है जो कि एक फ्लूइड कैविटी है। थीका जो बना था वो एक्सटर्ना और इंटरना में डिवाइड हो जाता है, और यही टर्जरी फॉलिकल के अंदर ही ये मियोसिस 1 जो कब से चलती आ रही थी यहाँ पे आके अरेस्ट हुई थी और यहाँ पे चलती जा रही है। ये मियोसिस 1 फाइनली कंप्लीट होती है टर्जरी फॉलिकल में, यानी मियोसिस 1 जब कंप्लीट हो जाती है तो आपका टर्जरी फॉलिकल के अंदर ही सेकेंडरी oocyte जो है वो बन जाता है। यही आगे मेच्योर होकर ग्राफियन फॉलिकल बनाता है, और ग्राफियन फॉलिकल जब मियोसिस से 2 करने लगता है तो ये मेटाफेज 2 स्टेज पे आके अरेस्ट हो जाता है। अब क्या होता है ना, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ग्राफियन फॉलिकल जो है ओव्यूलेशन, जब ओव्यूलेशन होती है फीमेल के अंदर तो उसका सेकेंडरी oocyte जो है वो बाहर निकल आता है। जो सेकेंडरी oocyte था वो बाहर निकल आता है जिसके ऊपर जोना पेल्यूसिडा सेकेंडरी oocyte को कवर कर रही होती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन होती है तभी वो जो मियोसिस 2 शुरू हुई थी ना वो कंप्लीट होकर ओवम बनाती है। अगर स्पर्म नहीं आएगा तो ये सेकेंडरी oocyte की कभी मियोसिस 2 पूरी नहीं होगी और ये डीजेनरेट हो जाएगा। और ग्राफियन फॉलिकल क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल ने सेकेंडरी oocyte निकाल दिया, जो बच गया वो क्या बन जाएगा, वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा जब वो सेकेंडरी oocyte को रिमूव कर देगा। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर डिजेनरेट होके एक वाइट स्कार लाइक कॉर्पस एल्बिकन बना देता है। पर अगर फर्टिलाइजेशन होती है तो ये परसिस्ट करता है, यानी कॉर्पस ल्यूटियम फिर डिजेनरेट नहीं करता क्योंकि HCG रिलीज होने लग जाता है प्लेसेंटा के थ्रू। और ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है पूरी प्रेगनेंसी में परसिस्ट करेगा और रिलीज करता रहेगा प्रोजेस्ट्रॉन पूरी प्रेगनेंसी के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। तो मियोसिस 1 जो यहाँ पे आके अरेस्ट हुई थी ये फाइनली कब कंप्लीट होती है, टर्जरी फॉलिकल के अंदर जाके कंप्लीट होती है। अगर हम बात करें इसकी तो oogonia आपका जो है वो माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte बनाता है और मियोसिस 1 करके ये सेकेंडरी oocyte बनाता है। पर ये मियोसिस 1 अरेस्टेड थी जब तक प्यूबर्टी नहीं आ जाई, प्रोफेज 1 स्टेज पे ये अरेस्टेड था।
सेकेंडरी oocyte बनाती है और साथ में एक पोलर बॉडी बनाती है। ये पोलर बॉडी क्या है, इसने डिवीजन तो करना था, तो इसने चाहा कि सेकेंडरी oocyte के पास मेजर साइटोप्लाज्म का बल्क रह जाए ताकि ज़्यादा न्यूट्रिशन आए, उसकी फर्दर डेवलपमेंट करनी है जाइगोट की। तो फर्स्ट पोलर बॉडी बनाते हैं, यानी कि बस सिर्फ कंटेंट को, न्यूक्लियर इसको हैप्लॉइड करने के लिए हम डिवीजन कर रहे हैं, पर सारा साइटोप्लाज्म जो है इसी डिवीजन करता है कि ये पोलर बॉडी और ये पूरा सेकेंडरी oocyte बन जाता है। ठीक है, तो सेकेंडरी oocyte और पहली पोलर बॉडी। फिर मियोसिस 2 जब ये करता है तो इसको हम अरेस्ट कर देते हैं जब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होती है मेटाफेज 2 स्टेज पे, और फिर जब मियोसिस 2 पूरी होती है तो ओवम बनती है और साथ में फिर बनना होता है तो सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। अब बात करें, ये 2 and 2C था मोनाड स्टेज, यहाँ पे ये माइटोसिस करके कंटेंट डबल हो गया, फिर जब मियोसिस 1 हुई दोनों हाफ हो गया, ये भी डायड स्टेज रहेगा, एंड देन जब मियोसिस 2 हुई तो ये आपका कंटेंट हाफ हो गया और आपका ये डायड से मोनाड स्टेज हो गया। आई होप इट्स क्लियर। जो सेकेंडरी oocyte है वो क्यों उसके साथ पोलर बॉडी क्यों बनी, क्योंकि वो उसको रिटेन करना था सारा न्यूट्रिएंट रिच बल्क साइटोप्लाज्म का, इसलिए वो एक टाइनी पोलर बॉडी बना देता है, अनइक्वल मियोटिक डिवीजन करता है ताकि मैक्सिमम रिसोर्सेज जो है वो प्रिजर्व हो जाए, ताकि अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को सपोर्ट कर सके। oogenesis जो है वो ओवरी में स्टार्ट होती है और फिलोपियन ट्यूब में जाके खत्म होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि खत्म तो तब होगी ना जब ओवम बनेगा, ओवम तब बनेगा जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हमारी फिलोपियन ट्यूब में होती है। तो oogenesis जो है वो स्टार्ट ओवरी में होती है बट कंप्लीट फिलोपियन ट्यूब में ही होती है। इस डायग्राम की बात करें तो ये ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्राइमरी फॉलिकल, ये टर्जरी फॉलिकल जिसमें एंट्रम आ चुका है, ग्राफियन फॉलिकल दिख रहा होगा, देन ये सेकेंडरी oocyte को रिलीज कर रहे हैं, सेकेंडरी oocyte को रिलीज करते ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। अच्छा, अब जो oogonia है ना, कपल ऑफ मिलियन oogonia प्रेजेंट होते हैं फीटल ओवरी के अंदर, कोई oogonia आफ्टर बर्थ ऐड नहीं होता, बट बर्थ होने से प्यूबर्टी तक कई सारे, वो उन्होंने प्राइमरी फॉलिकल बनाया ना बर्थ से प्यूबर्टी तक, तो वो कई सारे प्राइमरी फॉलिकल्स जो हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं इस फेज के अंदर, इसीलिए जब प्यूबर्टी हिट होती है तो 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स ही बचते हैं ईच ओवरी के अंदर। आई होप इट्स क्लियर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, oogenesis जो है वो बिफोर बर्थ स्टार्ट होती है, सिर्फ एक ही फंक्शनल ओवम होता है जो कि बनता है फ्रॉम वन प्राइमरी oocyte। डिविजन्स अनइक्वल होती है ताकि बल्क हम प्रिजर्व कर सके, पोलर बॉडीज कंजर्व करती हैं साइटोप्लाज्म को, ओवम तक पहुंचाती हैं ताकि अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज की डेवलपमेंट में सपोर्ट मिल जाए। मियोसिस 2 तभी कंप्लीट होगी जब फर्टिलाइजेशन होगा। यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है जिसके अंदर दिखाया गया स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस डिफरेंशिएशन करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, देन फर्स्ट मियोटिक से सेकेंडरी और फिर सेकेंड मियोटिक डिवीजन से स्पर्मेटिड और फिर डिफरेंशिएशन करके स्पर्मेटोजोआ। यहाँ पे 46 थी क्रोमोसोम, यहाँ पे आके 23 हो गए, यानी हेप्लॉइड बन गया। सिमिलरली यहाँ पे oogonia ने माइटोसिस करके प्राइमरी oocyte, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके सेकेंडरी oocyte बनाया, यहाँ पे आपकी फर्स्ट पोलर बॉडी बनी, फिर जब मियोसिस 2 हुआ तो ओवम बना और साथ में सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है फीमेल प्राइमेट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल मंकी, एप्स एंड ह्यूमंस। 2 मेंस्ट्रुएशन यानी एक मेंस्ट्रुएशन से लेकर नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन तक के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वही उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम होता है। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जो होती है उसे हम मेनार्क कहते हैं, जो कि प्यूबर्टी पे बिगिन होती है अराउंड द एज ऑफ 12 to 13 ईयर्स। जब मेनोपोज होता है यानी कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, सीज हो जाती है, दैट इज़ अराउंड 50 ईयर्स, उसी को ही मेनोपोज कहते हैं। उसके बाद कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल वहाँ पर स्टॉप हो जाती है। तो जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो एक इंडिकेटर है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है चल रही है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज जो है वो चल रहा है। एवरेज इंटरवल एक ह्यूमन फीमेल के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होता है 28 to 29 डेज, यानी एक एवरेज फीमेल 28 to 29 डेज के बाद मेंस्ट्रुएट करती है, बट डिपेंड करता है, किसी फीमेल 32-33 डेज के बाद भी मेंस्ट्रुएट करती है। देन मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, इसको आप रीड कर सकते हो, वेरी सिंपल।
एंड देन एक सेकेंडरी oocyte जो है, यानी कि एक सेकेंडरी oocyte इज़ रिलीज्ड, उसी को ही ओव्यूलेशन कहते हैं। जो साइकिल के मिड पर सेकेंडरी oocyte जो है ओवरी रिलीज़ करता है, उसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं इन द साइकिल, ठीक है। अब जो एनसीईआरटी है वो ओवम को बहुत ज़्यादा लूजली यूज़ कर रही है, यानी एज सेकेंडरी oocyte भी यूज़ कर रही है, बहुत लूजली उसने यूज़ करा है। यहाँ पे करेक्टली सेकेंडरी oocyte ही आना चाहिए, बट इन्होंने ओवम भी यूज़ करा है हर जगह पर। ऐसा इसीलिए क्योंकि वो ओवम कब आएगा वो बाद में बताती है, तब तक वो पहले सेकेंडरी oocyte की जगह पे भी ओवम ही यूज़ कर रही है। सो अब आप पेपर में लिखो तो सेकेंडरी oocyte लिखना, बट अगर ओवम लिखा हुआ आ जाता है तो भी वो स्टेटमेंट करेक्ट मानी जाएगी, ठीक है। तो ओवरीज जो होती है, ऑल्टरनेट ओवरीज, एक बार एक ओवरी रिलीज करती है इन द वन साइकिल एंड द नेक्स्ट साइकिल में दूसरी ओवरी करती है। तो एक ओवरी जो है सेकेंडरी oocyte का रिलीज करती है इन द मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसी को ही हम ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। 4 फेजेस होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के। पहला फेज़ होता है मेंस्ट्रुअल फेज, जिसके अंदर मेंस्ट्रुएशन होती है। मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जो कि अराउंड 3 to 5 डेज़ का होता है। फर्स्ट डे से लेकर 3 से 5 डेज़ तक रहता है। ये क्यों होता है ये आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, ब्रेक डाउन ऑफ एंडो, यानी कि इस फेज़ के अंदर होता क्या है ना, जो एंडोमेट्रियम, यूट्रस की जो इनर लेयर थी, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो होती है वो ब्रेक डाउन करती है, और साथ में जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी टूट जाती हैं, और एक लिक्विड बाहर आता है थ्रू दी वेजाइना। वो लिक्विड के अंदर ब्लड, म्यूकस एटसेट्रा चीज़ें होती हैं। मेंस्ट्रुएशन तभी होती है जब जो ओवम या फिर जो सेकेंडरी oocyte फीमेल ने रिलीज़ किया था, ओवरी ने रिलीज़ किया था, अगर वो फर्टिलाइज नहीं हो रहा है, नहीं होता है, तभी मेंस्ट्रुएशन होती है। अगर वो फर्टिलाइज हो जाता है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन, यानी अगर आपको मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रही है, इसके 2 कारण हो सकते हैं, या तो प्रेगनेंसी या फिर स्ट्रेस या पुअर हेल्थ की वजह से भी डिले हो जाती है, या फिर काफ़ी टाइम बाद होती है, फिर कभी कभी लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन भी देखने को मिलता है। सो द नेक्स्ट फेज़ जो इसके बाद होता है, दैट इज़ द फेज़ नंबर 2, विच इज़ द फॉलिकुलर फेज़। मेंस्ट्रुअल फेज़ के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो के थ्रू सारी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी वो टूट जाती है, वो बिखर जाती है और वो डीजेनरेट हो जाती है। वो फॉलिकुलर फेज़ जो नेक्स्ट फेज़ है, वहाँ पे ये एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनती है, ठीक है। इसी को प्रोलिफरेटिव फेज़ भी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपके प्राइमरी फॉलिकल्स हैं ओवरी के अंदर, वो भी फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल बनते हैं, ठीक है। ये अराउंड डे 6 से लेकर जब तक ओव्यूलेशन नहीं होती तब तक के टाइम में होती है। क्या होता है ना, इस वाले टाइम के अंदर जब अच्छे से यूट्रस की पूरी एंडोमेट्रियल लाइनिंग ब्रेक हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन फेज़ ख़त्म हो जाता है, और फिर क्या होता है, पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के अंदर एक चेंज दिखाई देता है, यानी पिट्यूटरी और ओवेरियन हार्मोन्स के लेवल्स में चेंज दिखाई देता है, जिसकी वजह से ओवरी और यूट्रस के अंदर कुछ चेंजेस इंड्यूस होते हैं। ओवरी में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है ओवरी में, वो स्टार्ट होता है मैच्योर करना, और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। किस में कन्वर्ट हो जाता है, फुली मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होता है, क्योंकि ये यहाँ पे प्रोलिफरेशन कर रहा है, इसीलिए हमने इसको प्रोलिफरेटिव फेज़ बोला है। और यूट्रस के अंदर क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग टूट चुकी थी अब वो रीजनरेट करती है, फिर से बनती है प्रोलिफरेट कर करके, इसीलिए हमने इसको प्रोलिफरेशन फेज़ बोला है। इसको हमने प्रोलिफरेशन फेज़ बोला इसकी वजह से, और फॉलिकुलर फेज़ बोला क्योंकि यहाँ पे हमारा फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल जो है वो बन रहा है। हॉर्मोन्स की बात करें तो इस टाइम पे LH और FSH जो है ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते हैं। FSH के अंदर हल्का सा हमें इंक्रीज़ देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो फॉलिकुलर डेवलपमेंट है वो स्टिमुलेट होती है, यानी जो फॉलिकल्स है वो बनने शुरू होते हैं। अब क्योंकि फॉलिकल्स बनने शुरू होते हैं, ये जो बनते हुए फॉलिकल्स है ना, जैसे जैसे फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, ये फॉलिकल्स एस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करते हैं, एस्ट्रोजन। ये सिक्रीशन ऑफ द एस्ट्रोजन बाय द ग्रोइंग फॉलिकल्स, और ये जो एस्ट्रोजन है यही इस एंडोमेट्रियम को रीजनरेट करवाती है, प्रोलिफरेट कराती है।
आई होप इट्स क्लियर। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है ना, कुछ पिट्यूटरी और ओवेरियन हॉर्मोन्स में चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल LH और FSH ग्रेजुअली बढ़ते हैं। इसकी वजह से FSH बढ़ने की वजह से जो प्राइमरी फॉलिकल है वो ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होना शुरू होता है, और उसकी ये जो मेच्योर होते हुए फॉलिकल्स हैं ये एस्ट्रोजन रिलीज करता है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो बननी शुरू होती है। LH और FSH को हम गोनाडोट्रोपिन्स बोलते हैं, और ये याद रखना है कि बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, बहुत थोड़ा सा ही बढ़ते हैं, राइट। देन नेक्स्ट फेज होता है ओव्यूलेटरी फेज आफ्टर दिस, जो कि एक ही दिन का होता है, डे 14, जो कि साइकिल की मिड में होता है। अगर किसी फीमेल की साइकिल 30 डेज की है तो उसके 15th डे पे होगा, एंड सिमिलरली ज़्यादा की है तो बीच में होगा बेसिकली। इसमें क्या होता है, यहाँ पे LH FSH धीरे धीरे बढ़ रहे थे, यहाँ पर एकदम से LH का सर्ज आता है, यानी LH एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और वो LH सर्ज की वजह से ही ग्राफियन फॉलिकल टूट जाता है, रप्चर हो जाता है। यानी ये LH सर्ज इंड्यूस कराती है रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, जिसकी वजह से ग्राफियन फॉलिकल का जब रप्चर हो जाता है उसमें से सेकेंडरी oocyte, अगेन NCERT राइट्स ओवर हेयर ओवम, जो कि इनकरेक्ट है, बट NCERT ने उसको लूजली यूज़ करा है तो हम करेक्ट मानेंगे, राइट। तो सेकेंडरी oocyte को वो रिलीज करती है, इसी प्रोसेस को हमने ओव्यूलेशन बोला। यही आपका ओव्यूलेटरी फेज का की इवेंट होता है। अब LH और FSH यानी जो गोनाडोट्रोपिन्स हैं वो साथ में ही चल रहे हैं, तो FSH LH दोनों ही एक पीक लेवल पे होते हैं, पर ये याद रखना है जो ओव्यूलेशन हुई है, जो ग्राफियन फॉलिकल का रप्चर हुआ है, वो LH सर्ज की वजह से हुआ है, FSH सर्ज की वजह से नहीं हुआ है, ठीक है। देन क्या होता है लास्ट फेज विच इज़ द ल्यूटियल फेज। अब जो सेकेंडरी oocyte है ना, वो फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट के अंदर आ चुका है, वो वेट कर रहा है कि स्पर्म आएगा। अब स्पर्म आने की जब तक वेट हो रही है तब तक वो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है जो हमने इस फेज फॉलिकुलर फेज में बनाई है, उसको हमें टूटने नहीं देना है, उसको हमने मेंटेन करके रखना है इस फेज के अंदर, क्योंकि अभी जो फीमेल की बॉडी है वो वेट कर रही है कि अगर स्पर्म आता है तो अगर मुझे इम्प्लांटेशन करनी पड़े तो फिर मेरी जो बना रखी है एंडोमेट्रियम लाइनिंग उसको वेस्ट अभी नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ दिन तक 15 से लेकर जब तक नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन नहीं होती तब तक ये जो बेसिकली एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसको प्रिजर्व करना, उसको मेंटेन करने का मेन काम होता है। इसमें एक्चुअली हल्की सी बड़ी और भी ज़्यादा ग्लैंडुलर होती है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है ये लाइनिंग जो है। इस ल्यूटियल फेज को ही हम सिक्रेटरी फेज कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्रेटरी फेज, क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशंस होते हैं। किस तरीके से देखो, ग्राफियन फॉलिकल जो था वो रप्चर हुआ और वो उसने सेकेंडरी oocyte निकाल दिया ओव्यूलेटरी फेज में, पर जो ग्राफियन फॉलिकल का बचा हुआ पार्ट था वो कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस ल्यूटियम में। किस में हो जाता है? कॉर्पस ल्यूटियम में। सेकेंडरी oocyte बाहर निकल गया, जो बचा हुआ पार्ट था, रिमेनिंग पार्ट था, उसे हम कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये कॉर्पस ल्यूटियम ना भर भर के हाई अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराता है। प्रोजेस्टेरोन एक ओवेरियन हार्मोन है जो कि हमें साइकिल में कहीं पे भी अभी इसका जिक्र नहीं हुआ, यहाँ पे हुआ है। कॉर्पस ल्यूटियम भर भर के प्रोजेस्टेरोन रिलीज करवाता है, जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम है उसको वो टूटने नहीं देता, उसे मेंटेन करके रखता है, वेट करता है कि स्पर्म जो है वो आएगा। और ये जो मेंटेनेंस है एंडोमेट्रियम का, ये बहुत ज़रूरी है अगर इम्प्लांटेशन को होना है। मान लो स्पर्म आ चुका है, फर्टिलाइज कर चुका है, तो इम्प्लांटेशन होने वाली है, तो ये उसको मेंटेन करके रखता है, राइट। नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड प्रेगनेंसी। यानी कि इम्प्लांटेशन किसका होता है? ब्लास्टोसिस्ट का होता है। यहाँ पे NCERT लिखती है फर्टिलाइज्ड ओवम भी कह सकते हैं हम, क्योंकि ओवम फर्टिलाइज होने के बाद ही तो ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। तो इन सब इवेंट्स के लिए बेसिकली एंडोमेट्रियम का मेंटेन करना बड़ा ही नेसेसरी होता है। तो यहाँ पे बेसिकली एंडोमेट्रियम जो है मेंटेन हो रहा होता है। अब ऐसा क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन हो जाती है? अब काफ़ी दिन तक तो वेट करता है, बट अगर स्पर्म नहीं आता है उस टाइम पे, अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती है उस टाइम तक, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजेनरेट कर जाता है। यही मैंने यहाँ पर लिखा है, कॉर्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट कर जाता है। इसी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल अगेन फिर से शुरू होती है, नया फेज शुरू होता है विच इज़ मेंस्ट्रुअल फेज, और अगेन ये साइकिल जो है रिपीट करती है। अगर यहाँ पर मान लो इस वाली स्टेज पे स्पर्म आ गया ओव्यूलेटरी फेज पे, दोनों ने फर्टिलाइज हो गए एंड दोनों मतलब फ्यूजन हो गया, एंड देन अगले दिन ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है, वो मेंटेन कर रहा है, थोड़ा सा वो डिवीजन होगा एंड देन आके इम्प्लांटेशन हो जाएगा एंड साइकिल यहीं पे रुक जाएगी। रुक कैसे जाएगी? अब ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, एक बार इम्प्लांटेशन हो जाती है तो ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर लिया जाता है, यानी फिर ये कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट नहीं होने दिया जाता। वो कौन मेंटेन करता है?
वो जो प्लेसेंटा होता है वो मेंटेन कर लेता है, राइट। तो यहाँ पे देखो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। प्रेगनेंसी के जब प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाती है, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। ऐसा क्यों होता है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो एम्ब्रियो जो है ना वो HCG, उसका जो प्लेसेंटा है, जब इम्प्लांटेशन हो जाती है तो प्लेसेंटा जो है वो HCG सिक्रीट करता है, और ये जो HCG होता है ना ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम को डिजेनरेट नहीं होने देता। थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, 9 months ऑफ द प्रेगनेंसी में कॉर्पस ल्यूटियम जिंदा रहता है और प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता रहता है। अब जब तक डिजेनरेट नहीं होगा तब तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी, मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा, नई साइकिल शुरू नहीं होगी, प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता रहेगा, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं होएगी। बट अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो ये कॉर्पस ल्यूटियम रीजनरेट कर जाएगा, क्योंकि HCG नहीं आता है इसको बचाने के लिए। इसीलिए जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, मेंस्ट्रुएशन हो जाएगी, नई साइकिल की शुरुआत हो जाएगी। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन यानी जो साइक्लिक एक पीरियड के बाद मेंस्ट्रुएशन होना ही एक इंडिकेटर है एक नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज का, जो कि मेनार्क से लेकर मेनोपोज तक एक नॉर्मल फीमेल के अंदर होता है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो कि NCERT में नहीं लिखे हैं बट मैं आपको बताना चाहती हूँ, दे आर कि जो प्रोजेस्टेरोन है, जब प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज़ होता है ना भारी मात्रा में तो बॉडी टेम्परेचर हल्का सा बढ़ जाता है 0.3 to 0.5 डिग्री सेल्सियस। इसी फिनोमेना का हम यूज़ करते हैं ओव्यूलेशन को डिटेक्ट करने में फीमेल की, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार 28 डेज़ के बाद ही मेंस्ट्रुएशन होती है। कभी 28, कभी हो सकता है 29 हो सकता है, कभी 30 हो सकता है, कभी 31। जो ओव्यूलेशन को डिटेक्ट करना होता है ना, तो उसको अगर डिटेक्ट करना है तो हम क्या करते हैं, जैसे ही बॉडी टेम्परेचर हल्का सा पॉइंट्स में बढ़ता है तो हम समझ जाते हैं कि प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है, यानी कि ये वाला फेज शुरू हो चुका है, यानी कि कॉर्पस ल्यूटियम बन चुका है, तभी बन रहा है ना, यानी कि जो आपका सेकेंडरी oocyte है वो बाहर निकल चुका है। यानी हम ओव्यूलेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं कि जैसे ही प्रोजेस्टेरोन रिलीज होता है उससे थोड़ा टाइम पहले ही ओव्यूलेशन होती है। एंड ऑल्सो प्रेगनेंसी के अंदर इसी वजह से हल्का सा टेम्परेचर जो है बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर वो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन की मात्रा ज़्यादा होती है। ओवम की बात करें तो 24 आवर्स तक ओवम जो है वो वाइबल होता है, यानी ज़िंदा रहता है। और स्पर्म की बात करें तो वो 48 to 72 आवर्स यानी 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रहती है। मान लो स्पर्म जो है वो इस फेज़ फॉलिकुलर फेज़ के अंदर जाता है, बट नेक्स्ट ही डे ओव्यूलेशन हो जाती है, तो फिर स्पर्म और जो ओवम है या स्पर्म और सेकेंडरी oocyte है वो तब उस टाइम पे भी फ्यूज़ कर सकते हैं, उस टाइम पे भी फर्टिलाइजेशन हो सकती है। जो ग्रेन्युलोसा सेल्स होते हैं ओवरी के अंदर जो ग्रेन्युलोसा सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो एक और हार्मोन सिक्रीट करते हैं विच इज़ इनहिबिन, जिसका काम होता है FSH को इनहिबिट करना। अब FSH जो है वो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करवा रहा था, है ना, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, उनको मेच्योर करा रहा था। हो सकता है कभी कभी बहुत ज़्यादा FSH की मात्रा काफ़ी बढ़ जाए, इससे काफ़ी सारे फॉलिकल्स मेच्योर होने शुरू हो जाते हैं, पर असल में तो एक ही चाहिए होता है, तो बाकी सबकी वेस्टेज होती है। इसीलिए उसको प्रिवेंट करने के लिए कि बहुत सारे ना हो, FSH बहुत ज़्यादा ना बढ़ जाए, उसको इनहिबिट करने के लिए एक हार्मोन है विच इज़ कॉल्ड एज इनहिबिन, जो कि ग्रेन्युलोसा सेल्स जो हैं ओवरी के अंदर वो सिक्रीट करते हैं इनहिबिन, जिससे कि FSH की सिक्रीशन को इनहिबिट किया जाता है ताकि नंबर ऑफ फॉलिकल्स को हम कंट्रोल कर सकें। अब हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स द हार्मोनल कंट्रोल की। अगर मैं बात करूं तो जो फर्स्ट फेज़ था यानी मेंस्ट्रुअल फेज़, उस टाइम पे LH-FSH मॉडरेट सी अमाउंट में थे, एस्ट्रोजन लो था, प्रोजेस्टेरोन लो था। फिर फॉलिकुलर फेज़ के अंदर भी LH-FSH मॉडरेट रहते हैं, स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, बट एस्ट्रोजन यहाँ पे हाई होता है इन द लेट फॉलिकुलर फेज़, राइट। यानी स्टार्टिंग में तो जो FSH है वो थोड़ा बढ़ता है, उसकी वजह से डेवलपमेंट होती है, एंड देन जो है जब डेवलपमेंट होनी शुरू होती है तो एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे भी कम होता है। देन इन द ओव्यूलेटरी फेज LH और FSH दोनों की एक सर्ज आती है, दोनों बढ़ जाते हैं, पर ओव्यूलेशन किसकी वजह से होती है, LH सर्ज की वजह से। एस्ट्रोजन जो है यहाँ पर भी इंक्रीज्ड यानी अच्छी खासी अमाउंट में होता है, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पर कम होता है। फिर जब ल्यूटियल फेज़ यानी कि जब कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है तो प्रोजेस्टेरोन आपका हाई हो जाता है, LH-FSH जो है नेगेटिव फीडबैक मिलता है इसको, तो LH-FSH जो है वो कम हो जाता है और एस्ट्रोजन मीडियम सी अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो मेंस्ट्रुअल फेज़ में सब लो थे। अच्छा, एक और चीज़, जो LH है ना वो हमेशा पूरी साइकिल के अंदर LH ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू FSH, बट एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुएशन FSH ज़्यादा होता है देन LH, ठीक है। देन अगर मैं बात करूँ मेंस्ट्रुअल फेज़ में सब लो होते हैं, पर FSH यहाँ पे LH से ज़्यादा होता है। और फॉलिकुलर फेज़ में एस्ट्रोजन हाई होता है, मेनली ल्यूटियल में प्रोजेस्टेरोन, और ओव्यूलेशन में LH सर्ज और FSH सर्ज होती है, बट ओव्यूलेशन LH सर्ज की वजह से होती है।
देन यहाँ पे बात करूँ तो देखो अर्ली फॉलिकुलर फेज़, यानी जो फॉलिकल फेज़ की स्टार्टिंग होती है वहाँ पे तो एस्ट्रोजन कम होता है, क्योंकि एस्ट्रोजन तो जब मेच्योर होने शुरू होता है तब बढ़ता है। अच्छा, एक और चीज़, जो कम एस्ट्रोजन है वो नेगेटिव फीडबैक देता है, हाई एस्ट्रोजन पॉजिटिव फीडबैक देता है, प्रोजेस्ट्रॉन नेगेटिव फीडबैक देता है, एलएच की सर्ज से ओव्यूलेशन होती है। तो यहाँ पे लो एस्ट्रोजन है इसलिए नेगेटिव फीडबैक जाता है और एफएसएच एलएच जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है। बट लेट फॉलिकुलर फेज में क्योंकि एस्ट्रोजन बढ़ने लगता है, क्योंकि जो आपका मेच्योर्ड फॉलिकल्स हैं वो एस्ट्रोजन को रिलीज़ करते हैं, यहाँ पे एस्ट्रोजन हाई होता है, पॉजिटिव फीडबैक जाता है, इसी वजह से एलएच सर्ज होती है और ओव्यूलेशन हो जाती है। देन ल्यूटियल फेज के अंदर क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन दोनों हाई होते हैं, बट प्रोजेस्टेरोन हाई होने की वजह से प्रोजेस्टेरोन क्योंकि ज़्यादा हाई होता है तो नेगेटिव फीडबैक यहाँ पे जाता है, जिसकी वजह से एफएसएच एलएच जो है वो कम रहते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो प्रोजेस्टेरोन एकदम से कम होता है, फीडबैक रिमूव हो जाता है और मेंस्ट्रुएशन हो जाती है, ठीक है। देन बात करें, हाइपोथैलेमस जो है वो जीएनआरएच को रिलीज़ करता है, जिसका काम होता है पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करना। पिट्यूटरी का क्या काम, पिट्यूटरी एफएसएच और एलएच को रिलीज़ करती है, एफएसएच फॉलिकल्स को ग्रोथ करता है, एलएच जो है ओव्यूलेशन के अंदर हेल्प करती है और कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर भी हेल्प करती है उसकी फॉर्मेशन में, क्योंकि ओव्यूलेशन जब होगी तभी कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और इनहिबिन को सिक्रीट करती है। एस्ट्रोजन आपका एंडोमेट्रियम की ग्रोथ करवाता है, प्रोजेस्टेरोन उसे मेंटेन करके रखता है और भी ज़्यादा ग्लैंडुलर बनाता है। इनहिबिन जो है एफएसएच को इनहिबिट करवा देता है। अब एनसीईआरटी का ये वाला डायग्राम देखो, यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन है, देन फॉलिकुलर फेज जो कि प्रोलिफरेटिव फेज होता है, देन ल्यूटियल फेज है और फिर नेक्स्ट साइकिल है, राइट। यहाँ पे हम अगर एंडोमेट्रियम लाइनिंग देखें तो यहाँ पे धीरे धीरे कम हो रही है इन द मेंस्ट्रुएशन, एंड देन यहाँ पर फॉलिकुलर फेज में वो बढ़ती है, राइट। फिर ल्यूटियल फेज में और भी ज़्यादा ग्लैंडुलर होती है और भी अच्छे से बढ़ती है, देन नेक्स्ट साइकिल में वो फिर से शेड ऑफ हो जाती है। हॉर्मोन्स की बात करें तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन यहाँ पे हर टाइम कम थे, बट लेट फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन जो है वो बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन की अच्छी खासी अमाउंट होती है जब ओव्यूलेशन होती है, ओव्यूलेशन के बाद हमें प्रोजेस्टेरोन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, एंड एस्ट्रोजन जो है वो मॉडरेट अमाउंट के अंदर अभी प्रेजेंट है, यहाँ पे देखो मॉडरेट अमाउंट है ये, राइट। इसके बाद बात करूँ अगर मैं एलएच एफएसएच की, तो यहाँ पे देखो एफएसएच स्टार्टिंग में हायर होता है बट पूरी साइकिल में देन एलएच हायर होता है, यहाँ पे थोड़ा मॉडरेट सा अमाउंट के अंदर है, एंड देन देखो यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज देखने को मिलता है और ओव्यूलेशन के टाइम पे इसकी एलएच की भी और एफएसएच की भी दोनों की सर्ज आती है। यहाँ पे अगेन ये थोड़ा सा कम होना शुरू होता है, इस तरीके से ये चेंज होकर यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन पे अगेन एफएसएच ज़्यादा हो जाता है। अगर बात करूँ ओवरी के जो इवेंट्स हैं, यहाँ पे फॉलिकल डेवलप होता है, मैच्योर फॉलिकल होता है और जैसे ये रिलीज होता है तो आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, एंड देन जो बचा हुआ पार्ट है वो रिग्रेस होकर कॉर्पस ल्यूटियम बना देता है और फिर धीरे धीरे और रिग्रेस होता जाता है अगर इम्प्लांटेशन नहीं होती है। अब अगर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन होता है तो क्या हो रहा है, जब कोइटस होता है जो पेनिस है वो सीमेन को रिलीज़ करती है, पेनिस जो है वो सीमेन रिलीज़ करता है इन द विजाइना, इसी प्रोसेस को हम इंसेमिनेशन कहते हैं और कोइटस के अंदर यही होता है, राइट। मोटाइल स्पर्म्स जो मूवेबल स्पर्म्स होते हैं वो स्विम करते हैं रैपिडली, पहले विजाइना के अंदर उन्हें डाला जाता है, एंड देन वो स्विम करते हुए सर्विक्स में जाते हैं, एंड देन वो यूट्रस के अंदर जाते हैं, एंड देन वो एम्प्यूलरी रीजन के अंदर जाते हैं ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। यूट्रस के बाद यूट्रस से वो जाते हैं अगेन इन द एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द फिलोपियन ट्यूब। अब जो सेकेंडरी oocyte है वो भी अगर एम्पुलर रीजन के अंदर होता है प्रेजेंट तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है। कहाँ पे होती है फर्टिलाइजेशन? अकर्स एट द एम्पुलर रीजन जो कि वाइडर पार्ट होता है ऑफ द ओविडक्ट, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तभी होती है जब स्पर्म और सेकेंडरी oocyte यहाँ पे सेम टाइम में आते हैं। तो सेकेंडरी oocyte और स्पर्म जब यहाँ पे आते हैं तो ओवम होता है, और फिर तो जैसे ही स्पर्म एंटर करता है सेकेंडरी oocyte में तो ओवम बन जाता है, तो फिर वो oocyte नहीं रहता है, वो ओवम बन जाता है। और जैसे ही जो स्पर्म का और ओवम का न्यूक्लियस फ्यूज़ होता है तब वो जाइगोट बना देता है। एनसीईआरटी इसको ऐसे भी लिख सकती है क्योंकि वो ओवम को बहुत लूजली कंसिडर कर रही है, तो ओवम प्लस स्पर्म को जाइगोट भी लिख सकती है, राइट। देन जब फर्टिलाइजेशन हो रही होती है, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो है सबसे पहले कॉन्टैक्ट के अंदर आता है जोना पेल्यूसिडा लेयर पे ऑफ द ओवम।
यानी कि जो स्पर्म जब आता है ओवम पे या सेकेंडरी oocyte पे, जब टच करता है उसे, तो सबसे पहले वो कॉन्टैक्ट में आता है जोना पेल्यूसिडा लेयर के। ये जो जोना पेल्यूसिडा लेयर के अंदर ना, जैसे ही एक स्पर्म उस पर टच करता है वैसे ही उसमें चेंजेस होते हैं उस मेम्ब्रेन के अंदर, वो इंड्यूस करती है चेंजेस और फिर वो ब्लॉक कर देती है एंट्री, कोई भी और स्पर्म नहीं आ पाएगा। यानी जैसे ही एक स्पर्म ने आके उसे टच कर लिया वैसे ही उसमें चेंजेस हुए और उसने ब्लॉक कर दिया कि हाँ अब और कोई स्पर्म नहीं आएगा, जिससे कि पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी एक ही स्पर्म जो है ओवम को फर्टिलाइज कर सकती है, सेकेंडरी oocyte को फर्टिलाइज कर सकती है, जिससे पॉलीस्पर्मी यानी काफ़ी सारी स्पर्म्स आ जाएंगी। मान लो 2 आ गई तो ट्रिप्लॉइड सेल बन जाएगा ना, जो कि हम नहीं चाहते, हम डिप्लॉइड चाहते हैं। इसी रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हुआ इन द आपका जोना पेल्यूसिडा, उसी को ही हम कॉर्टिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, ये कॉर्टिकल रिएक्शन जो है ये पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करवाता है। देन एक्रोसोम रिएक्शन क्या होता है? देखो, एक तो हमने पढ़ा कॉर्टिकल रिएक्शन, एक हमने पढ़ना है अभी एक्रोसोम रिएक्शन। एक्रोसोम सिक्रीशंस, बेसिकली एक्रोसोम सिक्रीशन, यानी जो एक्रोसोम पढ़ा था हमने स्पर्म के अंदर, वो सिक्रीशंस करता है। क्या सिक्रीशंस करता है? वो कुछ सिक्रीशंस करता है जिसकी वजह से जो स्पर्म है वो जोना पेल्यूसिडा के अंदर से उसको पास कर सकता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी पास करके साइटोप्लाज्म में पहुंच जाता है ऑफ दी ओवम। यहाँ पे ओवम ही लिखूंगी क्योंकि अब वो पहुंच चुका है, तो अब वो ओवम बन चुका है। तो ओवम के साइटोप्लाज्म में पहुंचने से पहले उसको जोना पेल्यूसिडा के थ्रू आना होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू आना पड़ता है। उसमें उसको पास करवाने में कौन हेल्प करता है? जो एक्रोसोम सिक्रीशंस करता है वो उसे हेल्प करती हैं। जैसे ही एंटर कर जाता है स्पर्म, वैसे ही मियोसिस 2 जो होती है वो कंप्लीट हो जाती है, यानी अनइक्वल डिविजन्स होती हैं यहाँ पे भी। तो सेकेंडरी oocyte जो था हैप्लॉइड, वो मियोसिस 2 कंप्लीट करके ओवम बना देता है और सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। सेकेंड पोलर बॉडी अगेन छोटी होती है और ओवम पास जो बल्क है वो रह जाता है ना। सेकेंडरी oocyte जो है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेकेंडरी oocyte जो है पहले ऊटेड बनाता है, साथ में सेकेंड पोलर बॉडी, और फिर वो मैच्योर करके ओवम बनाता है। जैसे वहाँ पे स्पर्मेटिड बना था और फिर स्पर्म बना था, इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, है ना। देन बात करूँ अगर मैं, यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, मैंने एनसीईआरटी की बाकी सारी लाइंस लिख दी हैं, ये वाली लाइन देखो, फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ़ द ओवम एंड द स्पर्म आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली। तभी होगी फर्टिलाइजेशन जब दोनों साइमल्टेनियसली पहुँचते हैं टू दी एम्पुलरी रीजन। जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होनी है एम्पुलरी रीजन पे, जब दोनों साथ में पहुँचते हैं तभी फर्टिलाइजेशन होती है। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कॉपुलेशंस लीड टू फर्टिलाइजेशन इन प्रेगनेंसी। यही रीज़न है जिसकी वजह से हर कॉपुलेशन जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर या फर्टिलाइजेशन के अंदर लीड नहीं करती है। देन मैं बात करती हूँ ऑफ ऑल दी इवेंट्स जो यहाँ पर होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर, उनको मैंने यहाँ पर लिख रखा है इन द टेबुलर फॉर्मेट, ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है, यानी कि स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है, जिसकी वजह से होता क्या है, जाइगोट बन जाता है। कहाँ पे बनता है? एम्प्यूला ऑफ द ओविडक्ट, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? एम्प्यूलरी रीजन ऑफ द ओविडक्ट में होती है। देन जाइगोट जो होता है वो एक सिंगल डिप्लॉयड सेल होता है जो कि माइटोटिक डिवीजन को स्टार्ट करने वाला होता है, और ये भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ओविडक्ट में प्रेजेंट होता है। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज वही रैपिड माइटोटिक डिवीजन्स हैं जो जाइगोट शुरू करने वाला था। इसके अंदर साइज में कुछ इंक्रीज नहीं होता, बस कई सारी माइटोटिक डिवीजन्स होती हैं। ये कब हो रही होती है? जब ओविडक्ट से यूट्रस के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है जाइगोट, उस टाइम पे ये कई सारी क्लीवेजेस हो रही होती हैं। और क्या बनते हैं? जो सेल्स बनते हैं उन क्लीवेज से, उन्हें हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। जो सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर क्लीवेज को ही हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 2, 4, 8 इस तरीके से डिविजन्स होती हैं, ये ओविडक्ट के अंदर ही बन रहे होते हैं और ये मूव कर रहे होते हैं टूवर्ड्स दी इस्थमस, यानी आगे एम्पुलरी रीजन से इस्थमस में जब जा रहे होते हैं, आगे जा रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, उस टाइम पे डिविजन्स भी साथ साथ हो रही होती है और ब्लास्टोमियर्स बन रहे होते हैं, यानी सेल्स बन रहे होते हैं। फिर मोरुला बनता है। अब मोरुला हम किस स्टेज को बोलते हैं? मोरुला जब 8 to 16 सेल्ड स्टेज बन जाती है और वो एक सॉलिड बोल बना लेती है। 8 to 16 सेल्ड स्टेज जब एक सॉलिड बोल बना लेती है ब्लास्टोमियर्स की, जो कि मलबेरी की जैसा दिखता है। ये यूट्रस जब
बेसिकली वो स्ट्रक्चर जो यूट्रस के अंदर एंटर कर रहा है, फिलोपियन ट्यूब से इधर इधर जाते जाते डिविजन्स हो रही थी, और जो यूट्रस में एंटर करता है ना वो एक बोल लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि 8 to 16 सेल्ड होता है, उसी को ही हमने नाम दे दिया मोरुला, जिसके अंदर 8 to 16 ब्लास्टोमियर्स होते हैं या 8 to 16 सेल्स होते हैं। अब ये जो मोरुला है ना ये कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टुला के अंदर। किस तरीके से? ब्लास्टुला को हम ब्लास्टोसिस्ट भी कहते हैं। ब्लास्टुला एक होलो स्टेज होती है, खोखली स्टेज होती है, वो बोल लाइक नहीं होती, वो अंदर से होलो होती है, जिसमें कुछ बीच में कैविटी होती है एंड कुछ जो सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट कर जाते हैं। ये बिल्कुल अंदर यूट्रस के अंदर बनती है। जो स्टेज एंटर करती है यूट्रस में दैट इज़ योर मोरुला। जो यूट्रस में प्रेजेंट होती है वो ब्लास्टुला बनती है सबसे पहले। इसमें 2 लेयर्स बन जाती हैं। पहली होती है ट्रोफोब्लास्ट जो कि आउटर लेयर होती है, इनर सेल मास जो कि इनर सेल होता है ब्लास्टोसिस्ट के। जो ट्रोफोब्लास्ट होती है वो इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है, और जो इनर सेल मास होता है वो एम्ब्रियो बनाता है। ये सब कुछ यूट्रस के अंदर हो रहा है, और फिर इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन कौन कराता है? ट्रोफोब्लास्ट, जो ब्लास्टोसिस्ट के साथ जाकर अटैच हो ब्लास्टोसिस्ट, ये जो ब्लास्टुला है ये अटैच हो जाता है एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ द यूट्रस पे जाकर, और ट्रोफोब्लास्ट जो है बेसिकली यहाँ पे इम्प्लांटेशन कराता है। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट जो है वो इन्वेड कर जाता है यूट्रस वॉल के अंदर, और यूट्रस पे जाके आपकी इम्प्लांटेशन हो जाती है। देन नेक्स्ट स्टेप जो होता है दैट इज़ योर गैस्ट्रुला। नेक्स्ट बनता है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला हम तब बोलते हैं जब ब्लास्टुला के अंदर जो इनर सेल मास है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू द 3 जर्म लेयर्स, यानी इम्प्लांटेशन के बाद जब जर्म लेयर्स बन जाती हैं, 3 जर्म लेयर्स बन जाती हैं विच इज़ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। ये 3 लेयर्स जब बन जाती हैं उसी स्टेज को हम बोल देते हैं गैस्ट्रुला। उसके अंदर फिर उन 3 लेयर से ऑर्गन्स बनने स्टार्ट होते हैं, उसे ऑर्गेनोजेनेसिस बोल दिया, एंड देन उसी से ही फुली फॉर्म्ड रिकग्नाइजेबल पार्ट्स जब दिखाई देने लगते हैं उसके बाद कोई ऑर्गन फॉर्मेशन नहीं होता, उसी को ही हम फीटस बोल देते हैं। ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करें, हमें पता है फीमेल जो होती है वो XX होती है, एंड जो मेल्स होते हैं वो XY होते हैं। तो फीमेल का जो एग होता है उसको हर एक एग ही X क्रोमोसोम को बेसिकली कैरी करता है, और मेल्स की जो स्पर्म होती है उसमें से 50% जो है वो X को कैरी करती है, एंड 50% बची हुई Y को कैरी करती है। अगर वो X वाली स्पर्म जाके मिलती है तो फिर फीमेल पैदा होती है, अगर Y वाली स्पर्म जाके मिलती है तो मेल पैदा होता है। तो सेक्स जो है उसी टाइम पर डिसाइड हो चुका होता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो ये जो माइटोटिक डिविजन्स हैं बेसिकली इन्हीं को ही हम क्लीवेज कहते हैं। 2, 4, 8, 16 डॉटर सेल्स जो बन रहे हैं इसी को हम ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 8 to 16 ब्लास्टोमियर की स्टेज जो होती है मोरुला होती है, जो कि यूट्रस के अंदर मूव कर रही होती है, और फिर ये ब्लास्टोसिस्ट बना देती है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स हैं वो 2 लेयर्स में डिवाइडेड होते हैं। आउटर लेयर को हम ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं, इनर लेयर के ग्रुप ऑफ सेल्स को हम इनर सेल मास कहते हैं, जो कि ट्रोफोब्लास्ट से जाकर अटैच होनी होती है, जो कि बेसिकली अटैच्ड होती है। यानी अब देखो ना, ये अगर ब्लास्टुला है तो ये जो बाहर की लेयर है वो ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर का जो इनर सेल मास है वो अटैच्ड होता है ट्रोफोब्लास्ट से। ठीक है, जो ट्रोफोब्लास्ट की लेयर है वो जाके एंडोमेट्रियम से जाके चिपकनी होती है, उसको अटैच होना होता है, और जो इनर सेल मास है वो बड़े होकर डिफरेंशिएट होकर एम्ब्रियो को बनाना होता है उसने। अटैचमेंट होने के बाद जैसे ही अटैच होता है ये जाकर उधर, तो यूट्रस के जो सेल्स हैं, यूट्राइन सेल्स जो हैं वो कई तेज़ी से डिवाइड करता है। यानी कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मान लो ये आपकी यूट्रस है, राइट। यहाँ पे जाकर आपका ये ब्लास्टोसिस्ट चिपक गया, ये ट्रोफोब्लास्ट जाके बेसिकली चिपक गई, और ट्रोफोब्लास्ट के साथ ही यहाँ पे इनर सेल मास जुड़ा हुआ है। एंड यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो आपकी यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की वॉल को ब्लू से दिखाता है। ठीक है, ये जो यूट्रस की वॉल है ये फटाफट से डिवाइड करती है, रैपिडली डिवाइड करती है, और इसको पूरे अच्छे से कवर कर लेती है, और इससे लगता है कि जो एंडोमेट्रियम के अंदर जाकर एम्बेड हो जाती है आपकी जो ब्लास्टोसिस्ट है बेसिकली, वो अंदर जाके एम्बेड हो जाता है। आई होप इट्स क्लियर, राइट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, आफ्टर अटैचमेंट यूटेराइन सेल वॉल्स जो है वो रैपिडली डिवाइड करना और ब्लास्टोसिस्ट को परफेक्टली कवर कर लेते हैं। ठीक है, हेप्लॉइड न्यूक्लियस जो होता है स्पर्म का एंड दैट ऑफ द ओवम, ये जब फ्यूज़ होते हैं तब हम कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो बनता है। जब दोनों के हेप्लॉइड फ्यूज़ करते हैं तभी हमें डिप्लॉइड जाइगोट मिलता है। सेक्स ऑफ द बेबी तभी उसी स्टेज पे डिसाइड हो चुका होता है।
50% एक्स कैरी करता है, 50% वाई कैरी करता है। तो इसीलिए साइंटिफिकली अगर मैं कहूँ तो मैं सही कह रही हूँ कि सेक्स ऑफ द बेबी इज़ डिटरमाइंड बाय द फादर एंड नॉट बाय द मदर। यानी जो बच्चे का सेक्स है वो फादर डिटरमाइन करता है, ना कि मदर। माइटोटिक डिविजन्स जो हैं वो स्टार्ट एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ द ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज टूवर्ड्स द यूट्रस एंड फॉर्म्स 2 to 4 8 16। ये वही लाइन लिख रखी है। माइटोटिक डिवीजन जो है तब स्टार्ट हो जाती है जब जाइगोट जो है मूव कर रहा होता है ओविडक्ट की तरफ और आगे बढ़ रहा होता है, उसी को हमने क्लीवेज बोला। और जैसे ही यूट्रस के आगे बढ़ता है कई सारे सेल्स बना चुका होता है जो कि 2 4 8 16 होते हैं, ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम को अगर हम ध्यान से देखें, इस वाले डायग्राम के अंदर देखो क्या है, ये आपका ओवम था अंदर, इसके ऊपर इसके जो बाहर की लेयर होती है, दिस इज़ योर जोना पेलुसिडा जो कि बाहर की लेयर होती है, एंड अंदर बीच में पेरीविटलाइन, ये जो ये वाली जो लेयर है ये दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो बीच की जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में पेरीविटलाइन स्पेस होता है। क्या होता है? पेरीविटलाइन स्पेस। यानी ओवम के, अब ओवम, ये ओवम बनाया है मैंने, इसको मैं बोलूँगी, जस्ट गिव मी 1 more सेकेंड, यस, ये मैंने एक ओवम बनाया है। ये ओवम के जो ये वाली लेयर है, दिस लेयर, इसको मैंने बोल दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। और इसके बाहर एक लेयर और प्रेजेंट है जिसको मैंने बोल दिया जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। जो ब्लू वाला दिखाया है वो जोना पेल्यूसिडा है। जो बीच में ये जो है जगह, जो बीच में ये जगह है, इनके बीच में प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके बीच में जोना पेलुसिडा की जो बीच की जगह है, इसी वाले जगह को मैंने बोल दिया पेरीविटलाइन स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्पर्म जब एंटर करते हैं और उसके बाहर प्रेजेंट होते हैं कोरोना रेडिएटा के सेल्स। ध्यान से सुनो, आपका ओवम था जिसकी जो लेयर थी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी और उसके बाद उस पर जोना पेलुसिडा कवर थी। जोना पेलुसिडा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच की जगह को मैंने बोला पेरीविटलाइन स्पेस। उसके बाहर कोरोना रेडिएटा के सेल्स थे। तो सबसे पहले स्पर्म आए, कोरोना रेडिएटा से लड़े, एंड देन वो जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लड़ते हैं, एंड देन जोना पेलुसिडा को जैसे ही ये टच करा वैसे ही इसने ब्लॉक कर दिया। अब ये और ये स्पर्म नहीं आ सकते हैं, और ये आगे किसकी वजह से बढ़ पा रहा है? एक्रोसोम रिएक्शन, एक्रोसोम ने सिक्रीशंस करी हैं उसकी वजह से आगे बढ़ पा रहा है और ये साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और ये ओवम बन चुका होगा, एंड देन जब फ्यूजन होगा तो जाइगोट बन जाएगा ऑफ द न्यूक्लियस। जब न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा तो जाइगोट बन चुका होगा। ये वाला डायग्राम देखते हैं। देन इस वाले डायग्राम के अंदर देखो, ये आपका बेसिकली दिखा रखा है, फीमेल का है ना यहाँ पे। ये बेसिकली आपका ग्राफियन फॉलिकल था जिसने रिलीज़ कराया। ये देखो रिलीज़ हो रहा है, ए रिलीज़ हो रहा है। ए यहाँ पे क्या है? सेकेंडरी oocyte। तो रिलीज़ क्या हो रहा है? सेकेंडरी oocyte यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है। ये जो बच चुका होगा इसको मैं क्या बोल दूँगी? कॉर्पस ल्यूटियम बोल दूँगी। ये क्या बन जाएगा? कॉर्पस ल्यूटियम बन जाएगा। और फिर यहाँ पे आप देखो बी वाले पार्ट यानी एम्पिलरी रीजन, ये एम्पिलरी रीजन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? स्पर्म आकर मिल रहे हैं और उसमें से एक ही स्पर्म अंदर जा पाया, बाकी सब यहीं पे रह जाएंगे, ठीक है। तो जो स्पर्म अंदर जा पाया, अब जैसे ही स्पर्म अंदर चला गया इसको मैं क्या बोल दूँगी? ओवम बन चुका है अब ये, ठीक है। ओवम बन चुका है। इसके बाद क्या स्टेज बनती है? जाइगोट बन जाता है। जैसे ही इनका न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा वैसे ही मैं बोल दूँगी अब ये जाइगोट है, डिप्लॉयड बन गया है, क्योंकि ये जैसे ही स्पर्म साइटोप्लाज्म में गया अभी तब मैंने बोला कि ये ओवम है। जब न्यूक्लियस का फ्यूजन हुआ तब मैंने बोल दिया कि ये जाइगोट है, ठीक है। फिर सी स्टेज पे आपको 2 दिख रहे हैं तो मैं बोलूँगी 2 ब्लास्टोमियर्स हैं ये, ठीक है, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन हुई है। ऐसे ही आगे बढ़ रहा है तो 4 ब्लास्टोमियर बोल दिया। यहाँ पे मैंने इसको 8 ब्लास्टोमियर बोल दिया। और ये एंटर करने वाला, जस्ट एंटर करने वाला है यूट्रस के अंदर, एंटरिंग द यूट्रस। तो इस स्टेज को मैंने बोल दिया मोरुला, क्योंकि ये एक बोल लाइक स्ट्रक्चर है, सॉलिड बोल लाइक। इसमें 8 सेल भी हैं, 8 to 16 सेल्ड है। साथ में ये जस्ट एंटर करने वाला है, इसलिए मैंने इसको बोल दिया मोरुला। अब एफ जो है वो एंटर कर चुका है ना, और ये भी 16 सेल, 8 था 16 है, तो ये 8 से 16 जो ये एंटर करने वाला है और एंटर कर चुका है, इस सारे वाले स्टेज को मैंने क्या बोला है? मोरुला, ठीक है। अब जैसे ही मुझे डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे कैविटी दिख गई है, होलो बन चुका है और डिफरेंशिएशन हो चुकी है ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास। ये बाहर की ट्रोफोब्लास्ट है, अंदर का इनर सेल मास है। तो जी वाले स्ट्रक्चर को मैं बोल दूंगी ब्लास्टोसिस्ट बन चुका है। एच जाके क्या है? एच क्या दिखाता है? ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेशन, कि ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट भी हो चुका है, ठीक है। आई होप ये चीज़ें भी समझ में आती हैं।
जो ब्लास्टोसिस्ट है वो एम्बेडेड यानी अंदर धस जाता है एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस की, इसी को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं और यही प्रेगनेंसी को लीड करती है। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया कि यूट्रस किस तरीके से पूरा उसको कवर कर लेती है, वो जो चीज़ होती है ना उसी को ही हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं कि हाँ अब इम्प्लांटेशन हो चुकी है, यानी अब प्रेगनेंसी जो है वो कंटिन्यू होगी। ठीक है, अब क्या होता है ना, देखो इम्प्लांटेशन होने के बाद कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर। ट्रोफोब्लास्ट थी ना, ये जो ट्रोफोब्लास्ट थी ये इनर सेल मास था, ये यूट्रस पे जाके लगा था, यूट्रस ने इसको कवर कर लिया था। ये जो ट्रोफोब्लास्ट है यहाँ पे हमें एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस दिखती हैं जिनको हमने बोल दिया कोरियोनिक विलाए, जो कि हमें इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद दिख जाती है। ये जो कोरियोनिक विलाए है ना, ये बेसिकली सराउंडेड होते हैं बाय द यूटेराइन टिश्यू। आप सोच सकते हो जब ट्रोफोब्लास्ट सराउंडेड है बाय द यूट्रस की टिश्यू, कौन सी टिश्यू, एंडोमेट्रियम टिश्यू और मैटरनल ब्लड, तो फिर कोरियोनिक विलाए भी तो उसी से सराउंडेड होंगे, यूटेराइन टिश्यू से और मैटरनल ब्लड से होंगे। देन बात करूं, कोरियोनिक विलाए और यूटेराइन की जो टिश्यू है ये दोनों आपस में इंटरडिजिटेटेड होते हैं, यानी कोरियोनिक विलाए और यूटेराइन टिश्यू आपस में इंटरडिजिटेटेड होते हैं टू फॉर्म दी प्लेसेंटा। इंटरडिजिटेटेड यानी कि जो कोरियोनिक विलाए बनाए ट्रोफोब्लास्ट ने, बच्चे ने, और जो मदर का यूटेराइन टिश्यू था ये आपस में इंटरडिजिटेट हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से आप देखो, इस तरीके से इंटरडिजिटेट हो जाते हैं और इसी को ही हम कहते हैं प्लेसेंटा। प्लेसेंटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है फीटस और मदर को जो कनेक्ट करता है थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी। प्लेसेंटा के फंक्शंस की बात करूं तो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई करता है, एम्ब्रियो को देता है। एम्ब्रियो ने जो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बनाए हैं उसको रिमूव करता है। एम्ब्रियो को कनेक्ट करता है अम्बिलिकल कोड से। ठीक है, जो मदर है ना उसने अम्बिलिकल कोड दी एंड जो प्लेसेंटा जो है ना वो अम्बिलिकल कोड से जाकर अटैच होता है। अम्बिलिकल कोड बेसिकली मदर की होती है जिससे जाके वो एम्ब्रियो अटैच होता है और वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है इजीली टू एंड फ्रो, यानी मदर से चीज़ें एम्ब्रियो में जा रही हैं, एम्ब्रियो से चीज़ें मदर में जा रही हैं। और ये जो है एंडोक्राइन टिश्यू की तरह एक्ट करता है और प्रोड्यूस करता है हॉर्मोन्स। प्लेसेंटा जो है इसका और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ये एंडोक्राइन टिश्यू की तरह वर्क करता है। कैसे वर्क करता है एंडोक्राइन टिश्यू, और कुछ हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करता है जैसे कि एचसीजी होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, HPL जो कि होता है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो कि नॉर्मल हॉर्मोन्स, नॉर्मल फीमेल में भी दिखते हैं वो वाले हॉर्मोन्स, और साथ में रिलैक्सिन भी प्रोड्यूस करता है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, यानी लेटर फेजेस ऑफ द प्रेगनेंसी में रिलैक्सिन भी ये सिक्रीट करता है। रिलैक्सिन एक ऐसा हार्मोन है जो कि प्लेसेंटा भी सिक्रीट करता है और ओवरी भी सिक्रीट करती है एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो प्लेसेंटा और ओवरी दोनों रिलीज करते हैं। तो प्लेसेंटा रिलैक्सिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HPL और HCG को सिक्रीट करता है। ये जो HCG है यही कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन कर रही है ताकि वो और प्रोजेस्टेरोन बनाता रहे। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पे यही सब कुछ लिखा है। HCL, HPL एंड रिलैक्सिन जो हैं ये प्रोड्यूस होते हैं इन द वुमेन ओनली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जो HCL, HPL और रिलैक्सिन जैसे हॉर्मोन्स हैं ये नॉर्मल फीमेल में नहीं हो रहे हैं, ये सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर ही रिलीज हो रहा है। क्योंकि हमने देखा ही नॉर्मली तो हमारे पास एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है जो नॉर्मली हो रहे हैं, FSH, LH है जो नॉर्मली हो रहे हैं, राइट। तो ये सारे हॉर्मोन्स तो नॉर्मली होते हैं और प्रेग्नेंट में भी होते हैं, राइट। HCG, HPL और रिलैक्सिन ये 3 हॉर्मोन्स हैं जो सिर्फ प्रेग्नेंट फीमेल्स के अंदर होते हैं। इस पे MCQ बहुत अच्छे बनते हैं, राइट। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कोर्टिसोल, प्रोलैक्टिन, थायरोक्सिन ये जो सारे हॉर्मोन जो नॉर्मली फीमेल से हॉर्मोन्स होते हैं जो फीमेल के, वो हॉर्मोन्स जो हैं जो नॉर्मली भी प्रेजेंट थे वो सब भी, उनका भी लेवल जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो नॉर्मली प्रेजेंट हॉर्मोन्स थे उनका भी लेवल इंक्रीज़ हो जाता है सेवरल फोल्ड्स इन द मैटरनल ब्लड, यानी मैटरनल ब्लड में इनका भी लेवल काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इन सारे हॉर्मोन्स जो नॉर्मली भी थे वो भी इंक्रीज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ज़रूरी होते हैं फीटल ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए और मेटाबॉलिक चेंजेस जो एक मदर में हो रहे हैं एंड मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी में भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। इमीडिएटली आफ्टर इम्प्लांटेशन, यानी जैसे ही इम्प्लांटेशन हो जाती है
जैसे ही इम्प्लांटेशन हो गई, जो ट्रोफोब्लास्ट इम्प्लांट हो गया, यूट्राइन टिश्यू ने कवर कर लिया, जो इनर सेल मास था यानी जो एम्ब्रियो था बेसिकली, वो डिफरेंशिएट कर जाता है। इनर सेल मास याद है ना, जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ अटैच था इनर सेल मास, वो इनर सेल मास डिफरेंशिएट कर जाता है इनटू एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर की लेयर होती है, एंडोडर्म इनर लेयर होती है, और थोड़ी ही देर बाद हमें मीजोडर्म भी बनाई दिखती है, जो कि इन दोनों के बीच में बनती है। मीजोडर्म बाद में बनती है, पहले एक्टोडर्म एंडोडर्म बनती है और फिर उनके बीच में बाद में मीजोडर्म बनती है। ये तीन लेयर्स जो हैं, ये मिलकर ये तीन लेयर्स जो हैं सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को राइज देने के कैपेबल हैं, पोटेंशियल रखते हैं सारे टाइप्स के, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो न्यूरल सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, सारे तरीके के टिश्यू, सारे तरीके के ऑर्गन्स, ये तीन तरीके के लेयर्स, ये तीन तरीके की जो लेयर्स हैं, ये सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को बनाने में कैपेबल है। जो इनर सेल मास है, इनके पास कुछ सर्टेन सेल्स होते हैं जो कि स्टेम सेल्स होते हैं, जिनके पास पोटेंसी होती है टू गिव राइज टू ऑल द टिश्यूज़ जो एग्जिस्ट करते हैं एंड दी ऑर्गन्स। ICM इनर सेल मास के पास कुछ सेल्स होते हैं, स्टेम सेल्स, जिनके पास इतनी अच्छी पोटेंशियल होती है, इतना अच्छा पोटेंसी होती है कि वो सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स को बना सकते हैं। ये तीन लेयर्स ही बनाकर बाद में सारे टिश्यू ऑर्गन्स को बनाते हैं। तो हम इसे कहते भी हैं, पढ़ते भी हैं जब हम हार्ट को, तो हम कहते हैं हार्ट जो होता है मीजोडर्मिक होता है नेचर, यानी मीजोडर्म जो है वो बनाता है हार्ट को, राइट। अब देखो, अगर मैं ये डायग्राम देखो बहुत ध्यान से, यहाँ पे आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यूट्रस के अंदर एक ह्यूमन फीटस प्रेजेंट है ना। ये जो है ना यहाँ पर, दिस इज द प्लग ऑफ म्यूकस सर्विक्स, यानी एक प्लग बन जाता है म्यूकस से सर्विक्स के अंदर एक प्लग बन जाता है म्यूकस को इकट्ठा करके। एंड हमें जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये जो है बेसिकली ये कैविटी है, ये यूट्रस की कैविटी है सारी, है ना। और जो हमें यहाँ पर देखो अंदर, ये जो है ना बेसिकली ये चीज़, ये एम्ब्रियो है, ठीक है। एम्ब्रियो के पास ये अम्बिलिकल कोड आ रही है विद इट्स वेसल। ये जो अम्बिलिकल कोड है, इसको प्लेसेंटा से कनेक्ट, प्लेसेंटा जो है अम्बिलिकल कोड को कनेक्ट कर रहा है मदर से। ये अम्बिलिकल कोड है बच्चे की, एंड देन ये प्लेसेंटा है जो कि मदर से कनेक्ट कर रहा है अम्बिलिकल कोड को। अम्बिलिकल कोड बच्चे की कनेक्ट कर रहा है मदर के साथ, है ना। कौन कर रहा है? प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटल विलाए जो हैं ये बाहर आ रहा है, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हम देखें, ये सारा हो गया, राइट। हाँ, अब हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर क्या है ना, देखो 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट्स एट द वेरियस मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी, और डू यू नो फॉर हाउ मेनी मंथ्स प्रेगनेंसी लास्ट इन द डॉग्स, एलिफेंट्स एंड कैट्स, राइट। तो इसको हम ध्यान से देखते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर तो एनसीईआरटी खुद देती है, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान से देखो। फर्स्ट मंथ के अंदर, यानी जब फर्स्ट मंथ कंप्लीट हो जाता है प्रेगनेंसी का, तो जो एम्ब्रियो है उसका हार्ट बन चुका होता है। क्या बन चुका होता है? हार्ट बन चुका होता है। सबसे पहले हार्ट बनता है, तो जो पहला साइन है वो हम हार्ट से उसकी हार्ट बीट को डिटेक्ट कर सकते हैं थ्रू द स्टेथोस्कोप। सेकेंड मंथ के एंड पे लिम्स एंड डिजिट्स जो हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं। लिम्स और डिजिट्स जो हैं वो बनने शुरू हो चुके होते हैं। थर्ड मंथ के एंड के अंदर मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन सिस्टम्स, जो मेजर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं थर्ड मंथ के एंड पे वो बन चुके होते हैं। थर्ड मंथ यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एंड। ह्यूमंस की प्रेगनेंसी यानी जेस्टेशन पीरियड 9 मंथ्स का होता है, जिसमें 3 ट्राइमेस्टर्स में हमने उसे डिवाइड किया है। हर ट्राइमेस्टर में 3 महीने 12 हफ्ते होते हैं। टोटल हम बोले तो 36 वीक्स होते हैं ऑफ प्रेगनेंसी, राइट। थर्ड मंथ जो होता है उसमें, थर्ड मंथ के एंड में, दिस इज़ द एंड, है ना, तो एंड में मेजर ऑर्गन सिस्टम बन चुके होते हैं, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के एंड में मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन चुके होते हैं। इसीलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो फीटस होता है ज़्यादा सेंसिटिव होता है टू द टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस क्या होते हैं? कुछ ऐसे मटीरियल्स जैसे कि ड्रग्स हो गए, एल्कोहल हो गया, जिनकी वजह से फीटस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ठीक है। वो सारे जो बेसिकली टेरेटोजेंस हैं उनसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है फीटस इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, क्योंकि इसी टाइम पे उसके सारे मेजर ऑर्गन सिस्टम्स बन रहे होते हैं। फिर 5th मंथ के अंदर फर्स्ट मूवमेंट फीटस की फील होती है, इज फेल्ट बाय द मदर, यानी मदर को फीटस की फर्स्ट मूवमेंट 5th मंथ के अंदर फील होती है।
और सिर पे बाल, हेड के ऊपर जो हेयर होते हैं वो भी अपीयर हो जाते हैं इन द 5th मंथ। 6th मंथ यानी सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पर जो बॉडी है उस पर फाइन हेयर हमें दिखाई देते हैं, आईलिड्स जो है वो सेपरेट हो चुकी होती हैं, आई लैशेज बन जाती हैं बच्चे की, और 9 मंथ्स के एंड तक जो फीटस है वो फुली डेवलप होता है और रेडी होता है बर्थ लेने के लिए। ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पर लिख रखी है। द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस्ड बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड्स केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, यानी स्टेथोस्कोप से हम इजीली हार्ट साउंड को सुन सकते हैं। देन बात करें ह्यूमन के अंदर 9 मंथ्स का होता है जेस्टेशन पीरियड, डॉग के अंदर 2 मंथ्स का होता है, कैट में भी अबाउट 2 मंथ्स का होता है, एलिफेंट की बात करें तो अबाउट 22 मंथ्स का होता है। तो डॉग में 2, कैट में 2, एलिफेंट में 22। ठीक है, कितने मंथ्स का होता है एलिफेंट में 22 और डॉग कैट में 2 मंथ्स। देन बात करते हैं पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। इसका भी मैंने सारा ये जो पैराग्राफ है इसको यहाँ पर लिख रखा है साइड पे, ध्यान से देखो। जेस्टेशन पीरियड जो होता है, जेस्टेशन पीरियड के बारे में पहले बताया कि वो एवरेज ड्यूरेशन है ह्यूमन प्रेगनेंसी का, थोड़ा सा +- 7 डेज भी हो सकता है ना, तो एवरेज ड्यूरेशन जो है ह्यूमन प्रेगनेंसी का वो 9 मंथ्स होता है। इसी पीरियड को हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि प्रेगनेंसी का पीरियड होता है। पार्चुरेशन यानी जब चाइल्ड पैदा होता है उसी को हम पार्चुरेशन कहते हैं, जो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है। बच्चा पैदा कैसे होता है, जब यूट्रस के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं, जब प्रेगनेंसी यानी बच्चा जब पूरी तरीके से तैयार होता है एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, तब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं यूट्रस के अंदर, जिसकी वजह से फीटस जो है वो बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है, एक्सपल्जन होता है। अब जब फीटस यानी चाइल्ड बर्थ होता है उसी को ही हम जो प्रोसेस होता है जिससे चाइल्ड बाहर आता है उसी को ही हम पार्चुरेशन कहते हैं। पार्चुरेशन जो है वो कंट्रोल किया जाता है बाय कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी जो पार्चुरेशन का प्रोसेस है उसे कंट्रोल किया जाता है बाय कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म, यानी न्यूरल और एंडोक्राइन मैकेनिज्म से कंट्रोल किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है ना, फुली डेवलप्ड फीटस, यानी जो जब फीटस पूरा तैयार हो जाता है, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा ये सिग्नल देता है। क्या सिग्नल देता है? ये सिग्नल देता है कि मैं तैयार हूँ, मैं बाहर आना चाहता हूँ, राइट। तो फिर इस सिग्नल की वजह से यूट्रस के अंदर माइल्ड कंट्रैक्शन शुरू हो जाती है, यानी हल्की हल्की कंट्रैक्शंस शुरू हो जाती हैं। किस सिग्नल की वजह से? फुली डेवलप्ड फीटस ने दिया है और प्लेसेंटा ने दिया है, जिसकी वजह से माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शन शुरू हो चुकी हैं। ये जो कंट्रैक्शंस हैं ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहलाती हैं। ये जो माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शंस हुई इसको हमने बोल दिया कि ये फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है, यानी फीटल ने जो इजेक्शन बाहर आने की जो रिफ्लेक्स है वो उसने ये दिखाया है कि उसने माइल्ड यूटेराइन कंट्रैक्शंस को इंड्यूस करवा दिया है कि मैं आ रहा हूँ, राइट। अब जो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स है ना, ये क्या करता है, जैसे ही फीटस ने अपना रिफ्लेक्स दिखाया तो जो मदर की पिट्यूटरी है वो स्टिमुलेट हो जाती है। मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो स्टिमुलेट हो जाता है और वो बहुत सारा ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देता है। जैसे ही ऑक्सीटोसिन रिलीज कर देती है मदर की पिट्यूटरी, वैसे ही यूटेराइन मसल्स जो हैं वो उस पर एक्ट करती है। बेसिकली ऑक्सीटोसिन यूटेराइन मसल्स पे एक्ट करती है और पहले तो माइल्ड कंट्रैक्शंस थी, अब बहुत ही स्ट्रॉन्ग यूटेराइन कंट्रैक्शंस शुरू हो जाती हैं ऑक्सीटोसिन की वजह से। जैसे ही स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन शुरू होती हैं वो क्या करती है, पॉजिटिव फीडबैक देती है और कहती है कि और ऑक्सीटोसिन को रिलीज़ करो। फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और स्ट्रॉन्गर कंट्रैक्शंस होती है एंड देन और ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। इसी प्रोसेस से, इसी को ही हम पार्चुरेशन बोल रहे हैं, इसी प्रोसेस से जो बेबी है, जो फीटस है वो बाहर आ जाता है। ये तब तक कंटिन्यू होता है जब तक स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शंस ना हो जाए और जब तक बेबी बाहर ना आ जाए थ्रू द बर्थ कैनाल। बेबी कहाँ से बाहर आता है? बर्थ कैनाल से, जो कि हमने पहले पढ़ी विजाइना प्लस सर्विकल कैनाल को ही हम बर्थ कैनाल कहते हैं। जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो प्लेसेंटा जो है एक्सपेल, यानी प्लेसेंटा को भी हम बाहर निकाल लेते हैं यूट्रस से। यूट्रस में जो प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है बेबी के बाहर आने के बाद। एनसीईआरटी एक क्वेश्चन पूछती है कि डॉक्टर्स जो हैं वो एक हार्मोन इंजेक्ट करते हैं
ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब ताकि डिलीवरी को इंड्यूस करा पाए। मान लो किसी की डिलीवरी इंड्यूस नहीं हो रही है तो फिर वो कौन सा हार्मोन जो है वो डालते हैं, तो वो ऑक्सीटोसिन डालते हैं। ऑक्सीटोसिन डालने से यूट्राइन कंट्रैक्शंस होनी शुरू हो जाती हैं। वैसे तो नॉर्मली जो फीटस है वही रिफ्लेक्स दिखा देता है कि माइल्ड यूट्राइन कंट्रैक्शन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन आता है, एंड देन स्ट्रॉन्ग और होती है, एंड देन ऑक्सीटोसिन, देन स्ट्रॉन्ग और। पर अगर इंड्यूस करवाना है डॉक्टर को कि काफ़ी टाइम हो गया नहीं हो रही, तो फिर वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दे देता है, जिसकी वजह से यूट्राइन कंट्रैक्शंस जो हैं वो शुरू हो जाती है। देन लैक्टेशन क्या होता है, जब प्रेगनेंसी हो रही होती है तो मेमरी ग्लैंड्स जो थे हमने पहले पढ़े वो और डिफरेंशिएट होते हैं, और एंड ऑफ द प्रेगनेंसी जब 9 मंथ्स का एंड होता है तो फिर उनके पास कैपेसिटी आ जाती है कि वो मिल्क को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसी को ही हम लैक्टेशन कहते हैं। जो मिल्क प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है उसी को ही हम लैक्टेशन कहते हैं। इसका फंक्शन होता है, यानी ये हेल्प करता है मदर को न्यूबॉर्न को फीड करने में। कोलोस्ट्रम क्या होता है, जो मिल्क कुछ दिनों के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिल्क जो कुछ दिनों के अंदर जो मिल्क प्रोड्यूस होता है उसी को हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये कोलेस्ट्रम के अंदर काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ होती है, क्योंकि जो बच्चा है उसके पास अभी एंटीबॉडीज़ नहीं प्रेजेंट है, तो फिर उसको काफ़ी सारी एंटीबॉडीज़ देनी पड़ती है ताकि वो बीमार ना हो जाए। इस वजह से जो कोलेस्ट्रम होता है वो एंटीबॉडीज़ रिच होता है, इसलिए जो कोलेस्ट्रम है उसे ज़रूर देना चाहिए। यानी जो मिल्क जो स्टार्टिंग के कुछ दिनों में प्रोड्यूस होता है उसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई सारी एंटीबॉडीज़ हैं जो कि बच्चे को इम्यूनिटी देता है और उसको रेजिस्टेंस उसमें डेवलप हो जाती है इन द न्यूबॉर्न बेबी। देन ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, डॉक्टर्स इसे रेकमेंड करते हैं और ये हेल्प करता है इन दी हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ द बेबी। समरी है एनसीईआरटी की, इसको एक बार देख लेते हैं। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैं, विविपेरस हैं, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। हर एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स है, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, उस हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्मेटोगोनिया और सेरोटोली सेल प्रेजेंट होते हैं। स्पर्मेटोगोनिया मियोटिक डिवीजन कर करके स्पर्म बनाते हैं, सेरोटोली सेल न्यूट्रिशन देते हैं। लेडिग सेल्स जो होते हैं वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर लाई करते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर, जो कि सिक्रीट करते हैं टेस्टिकुलर हॉर्मोन्स लाइक एंड्रोजन्स, जिनको हम एंड्रोजन्स कहते हैं, लाइक टेस्टोस्टेरोन। मेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया पेनिस होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं आपकी। ओवरीज जो होती हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती हैं फॉर द फीमेल्स, और ये फीमेल गमीट भी बनाती हैं ओवम, और साथ में स्टेरॉयड हार्मोन यानी ओवेरियन हार्मोन्स भी बनाती हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स जो होते हैं वो डिफरेंट स्टेजेस पे बनते हैं स्ट्रोमा के अंदर। ओविडक्ट्स, यूट्रस, वेजाइना, ये सब आपकी एसेसरी डक्ट्स होती हैं। यूट्रस की 3 लेयर्स हैं, पेरी, मायो और एंडो। जो फीमेल का एक्सटर्नल जेनिटलिया उसमें ये सब कुछ आता है। मेमरी ग्लैंड जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक है फीमेल की। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो रिजल्ट करता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म के अंदर, जो कि ट्रांसपोर्टेड बाय द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स, जो कि ट्यूबिली रेक्टेट, टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वासा डिफरेंस, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक नॉर्मल ह्यूमन स्पर्म के पास हेड होता है, हेड के ऊपर एक्रोसोम पड़ा होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, नेक होता है, मिडिल पीस होता है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, टेल होता है, एंड पीस होता है, टेल मूवमेंट कराता है, मोटिलिटी देता है। The process of formation of the mature female gamete is called as oogenesis in the ovary. जो reproductive cycle है फीमेल प्राइमेट्स की उसे menstrual cycle कहते हैं। menstrual cycle तभी starts only after attaining a sexual maturation, यानी puberty के बाद ही ये menstrual cycle जो है वो start होती है। During this ovulation only one ovum is released per menstrual cycle. हर menstrual cycle के अंदर एक ovum release होता है। The cyclic changes जो ovary go through करती है in the uterus during the menstrual cycle, ये सब जो है काफ़ी सारे hormones से influenced होता है, pituitary ovarian hormones से। कोइटस के बाद sperms जो हैं वो transport करते हैं एम्पुला पे जहाँ पे fertilization होती है। Just a second.
हाँ, तो कोइटस के बाद जो स्पर्म्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं एम्प्यूला में, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है, जिससे डिप्लॉयड जाइगोट बनता है। XY क्रोमोसोम की प्रेजेंस जो कि स्पर्म बताता है, स्पर्म डिटरमाइन करता है सेक्स ऑफ द एम्ब्रियो, ना कि मदर करती है। फादर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। जाइगोट जो है वो अंडरगो करता है रिपीटेड माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू, जिससे आपका पहले मोरुला बनता है, देन ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है जो कि इम्प्लांटेशन करता है। ट्रोफोब्लास्ट उसका इम्प्लांटेशन करता है। इनर सेल मास जो है वो फ्यूचर में जाकर आपका एम्ब्रियो बनाता है। ट्रोफोब्लास्ट के पास कोरियोनिक विलाय भी बनते हैं। आफ्टर 9 months ऑफ द प्रेगनेंसी एक फुली फॉर्म्ड फीटस जो होता है वो रेडी हो जाता है फॉर डिलीवरी। द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड parturition, which is induced by a complex neuroendocrine mechanism, जिसके अंदर कोर्टिसोल, एस्ट्रोजन्स, ऑक्सीटोसिन ये सब इंक्लूड होते हैं। मेनली ऑक्सीटोसिन होता है। मेमरी ग्लैंड्स जो हैं वो डिफरेंशिएट करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वो कैपेबल हो जाती है मिल्क सेक्रीट करने के आफ्टर द चाइल्ड बर्थ। न्यूबॉर्न बेबी को मिल्क से फीड किया जाता है बाय द मदर थ्रू लैक्टेशन, इसी को ही लैक्टेशन कहते हैं, ड्यूरिंग द इनिशियल फ्यू मंथ्स ऑफ ग्रोथ। फर्स्ट इनिशियल फ्यू डेज के मिल्क को हम कोलेस्ट्रॉम कहते हैं। I hope it's clear. Thank you for watching.